घटनाओं के कारक सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के प्रति जागरूक थे। अबुल फजल adopted a secular and rational approach to history. अबुल फजल जो था उसने इतिहास लेखन का एक धर्मनिरपेक्ष और तर्कसंगत मार्ग इख्तियार किया। उसने अपने कार्यों का एक प्रामाणिक आधार स्थापित किया। वो आर्काइवल रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स वृत्तांतों का अध्ययन, उनकी प्रामाणिकता का परीक्षण करने के बाद ही तथ्यों को एक्सेप्ट करता था। अब्दुल हमीद लाहौरी और खफी खां, इन्होंने भी यही मार्ग अपनाया। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने पर्शियन रिकॉर्ड्स, ट्रेवलर्स अकाउंट्स और फरमानों पर जोर दिया। तो इस प्रकार मध्यकालीन इतिहास को तभी अच्छी तरह से लिखा जा सकता है जबकि उस काल की प्रवृत्ति, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का गहन अध्ययन किया जाए। तो आज हमारे बीच प्रोफेसर ताबीर कलाम, जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री BHU से ताल्लुक रखते हैं, इस विषय पर वो अपने विचार व्यक्त करेंगे और मैं उन्हें इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की दावत देती हूँ। प्रोफेसर ताबीर कलाम साहब। थैंक यू मैडम। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि मैं आपसे बातचीत करूं और आपके बच्चों से और आपके कलीग्स से मैं इंटरेक्ट कर सकूं। बहुत धन्यवाद। मौका कम मिलता है और शायद पहली बार मैं आपके कॉलेज से जुड़ा हूं किसी बहाने। बड़ा अच्छा लग रहा है और ऋषिकेश हमारे स्टूडेंट रहे हैं तो एक रिश्ता भी है। इसके अलावा आप लोगों से भी ताल्लुकात भैया कलीग ही हैं हमारे। 18 मैं और लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि नाम मेरा ताबिर कलाम है। मैं मेडिवल हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री BHU में पढ़ाता हूं और बैकग्राउंड जो है मेरा वो अलीगढ़ और JNU से पढ़ा है मैंने। वहाँ से मास्टर्स तक अलीगढ़ से और बाद में JNU से MPhil PhD। हमें जो टॉपिक दिया था तो वो बेसिकली ऋषिकेश का फैसिनेशन की वजह से 18th सेंचुरी उन्होंने दिया। उन्होंने पढ़ा है मुझसे 18th सेंचुरी और उसमें क्या बात उन्हें अच्छी लगी मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा कि सर 18th सेंचुरी पे आप बोलिए। तो कल शाम में मेरी उससे बात हो रही थी तो हमने कहा कि देखो 18th सेंचुरी थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है और हमने ये पूछा ऋषिकेश से कि आपके जो ऑडियंस है उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन लोग। उन्होंने बताया कि बच्चे हैं BA फाइनल के और MA फाइनल के, उसके अलावा टीचर्स हैं और बहुत सारे और टीचर्स हैं जो जुड़ेंगे। तो टीचर्स में सिर्फ हिस्ट्री के टीचर्स नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी टीचर्स हैं, वो दिख भी रहे हैं कहीं कहीं। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं 18th सेंचुरी को भी लाऊं, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें मेडिवल इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एंड हिस्ट्री राइटिंग लेते हुए मैं आगे बढ़ूं। भाई मेडिवल क्या है, कैसे शुरू हुआ। तो हमने अपने इसको 4 हिस्सों में बांटा है अपने लेक्चर को। मैं कोशिश करूंगा बहुत संक्षेप में जाऊं क्योंकि 1 घंटा आपने टाइम दिया है और कोशिश करूंगा कि वहीं तक रहूं। तो पहली बात तो मैं ये करूंगा मेडिवल क्या है, मेडिवल कब से शुरू होता है और क्यों मेडिवल कहलाया या उसको जो है कैसे बांटा गया है। क्योंकि अर्ली मेडिवल सल्तनत मुगल, देन 18th सेंचुरी, लेटर मुगल कहते हैं। वो बातें हम करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। दूसरी बात जो हम करेंगे वो करेंगे जेनेसिस ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, कि कहाँ से शुरू होती है और क्या कंसेप्ट्स हैं, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेसिस के बारे में। और फिर मेडिवल हिस्टोग्राफी पे कुछ चुनिंदा राइटर्स की बात करते हुए थीमेटिक हम आगे बढ़ के 18th सेंचुरी पे आ जाएंगे और 18th सेंचुरी में बात करेंगे। ये हमारा प्लान है लेक्चर। तो पहली बात तो ये आती है कि कुछ राम कुमार वगैरह भी देख रहे हैं, सुरेश भी देख रहे हैं। तो पहली बात ये आती है कि हम अगर बात करते हैं मेडिवल इंडिया की तो क्या है, क्योंकि मेडिवल इंडिया जो है, मेडिवल इंडिया में बात कर रहा हूँ। मेडिवल अगर बात करेंगे यूरोपियन हिस्ट्री के संदर्भ में तो मेडिवल मतलब डार्क एज, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि 14th सेंचुरी से पहले जो पीरियड है वो फ्यूडलिज्म का इमरजेंस वगैरह है, तो वो डार्क एज है, या तो क्रूसेड है या उससे पहले फ्यूडलिज्म है। तो डार्क एज कह के उन्होंने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मॉडर्निटी जो हमारी शुरू होती है उसके बाद ही एक इनलाइटनमेंट आया है। इनलाइटनमेंट यूरोप में आया भी है,
जिसे हम रेनेसां रिफॉर्मेशन फिर एनलाइटनमेंट की बात करते हैं। हमारी हिस्ट्री राइटिंग भी ऐसी शुरू हुई बेसिकली लेट 18 बल्कि 19 सेंचुरी में। जब हमारी हिस्ट्री राइटिंग शुरू हुई तो अंग्रेजों ने शुरू किया था, इंडियंस के से नहीं शुरू हुआ। इंडिया में अगर हिस्टोरिकल टेक्स्ट अगर किसी की बात करेंगे तो कलहन की टेक्स्ट माना जाता है राष्ट्र, तो उससे पहले कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं है। हाँ, धार्मिक टेक्स्ट हैं, फिलॉसफी हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन हिस्ट्री के अंदाज में लिखे नहीं गए हैं, क्योंकि हिस्ट्री का अपना तरीका होता है, हिस्ट्री राइटिंग के जो तरीके होते हैं उस पर। तो अंग्रेजों ने हमारी हिस्ट्री शुरू की, और अंग्रेजों ने जो हमारी हिस्ट्री शुरू की तो उनको लगा कि भाई एक बहुत बड़ा वास्ट कैनवस है अर्ली इंडिया से लेके 19 सेंचुरी तक, तो इसको पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको बांट दें। तो बांटने के लिए उन्होंने कहा कि देखिए, अर्ली इंडिया में प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री से लेते हुए आयरन एज से आते हैं, बढ़ते हुए हम हड़प्पा तक आते हैं। हड़प्पा के बाद एक बहुत बड़ा रप्चर हमें दिखता है, और वो रप्चर ऐसा है कि उसके बारे में हम अभी तक यही डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि हड़प्पा का डिक्लाइन कैसे हुआ, बाढ़ आया, जल्दा अर्थक्वेक आया, या आर्यंस का इन्वेजन था, जो भी था। तो उसके बाद से जो हमारे सिविलाइजेशन का एक नया तरीका निकल के आता है, और नए तरीके का सिविलाइजेशन इमर्ज करता है, जिसको हम वैदिक एज कहते हैं। और उसके बाद महाजनपदास, और फिर उसके बाद एम्पायर बिल्डिंग है, मौर्य, गुप्ता होते हुए हर्ष तक हम लेके आते हैं। हर्ष के बाद एक फिर से एक गैप हमें दिखता है, जिसको हम बाद में हम लोगों ने उसको फ्यूडलिज्म कहना शुरू किया, फ्यूडल एज कहते हैं, 600 से 1200 रफली। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखिए, ये अर्ली इंडिया से लेके 1200 तक हम मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री कहेंगे, एंड एंशिएंट हिस्ट्री को जो नाम दिया गया वो कहा गया हिंदू इंडिया। देखो, अंग्रेजों ने कहा कि भाई हिंदुओं का राज था हिंदू इंडिया। 1200 से 1707 रखा है, 1707 औरंगजेब की डेथ। औरंगजेब के बाद ये मानते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो चुका था, हुआ नहीं था। तो उसको इन्होंने कहा कि मेडिवल इंडिया, दैट इज मुस्लिम इंडिया। और 1707 के बाद जो मॉडर्न इंडिया आता है, उसको लेटर मुगल भी कह लेते हैं कई बार, जो मॉडर्न इंडिया है वो है ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने धर्म के नाम पे हमारे काल को बांट दिया और कहा कि देखिए, ये हमारा डिवीजन है और हम इस तरह से बात पढ़े, क्योंकि पहले जो इनिशियल इतिहास लेखन है उसमें जो देखिएगा तो बांट के पढ़ा जा रहा था। बाद में फिर आया कि बहुत ही टोटल हिस्ट्री लिखा जाए, वो सब जो है एनालिसिस स्कूल का है, वो बात की बात है। तो ये बांट के उन्होंने हमारे हिस्ट्री को देखा, और हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, जब तक हमारे यहाँ हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत हो चुकी है, नेशनल मूवमेंट चल रहा है। नेशनल मूवमेंट जब शुरू हो रहा है तो हिस्ट्री में हम रिस्पॉन्ड करने लगे हैं, हमने वो तरीके सीख लिए, हिस्ट्री राइटिंग सीखा, और हमारा रिस्पॉन्स शुरू हुआ है, हमने उनको जवाब देना शुरू किया। हमारे इतिहासकारों ने कहा कि देखिए, अच्छा, 2-3 बातें और यहाँ पे मैं मेंशन करूँ, खासतौर से नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के लोगों के लिए, कि जो नोशन है वो ओरिएंटलिस्ट नोशन है, राजवादी नोशन है, कि भाई हम जो है वो ब्लू ब्लड हैं, और हमारे यहाँ हमको तो भगवान ने इसीलिए पैदा किया है कि हम राज करें, हम सिविलाइज्ड हैं। एशिया वाले, अफ्रीका वाले बारबेरिक हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, तो उनको जो है हमें सिविलाइजेशन देना है, और सिविलाइजेशन देने के लिए हम जो है एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। हम जो यहाँ आ रहे हैं राज करने के लिए, वैसे ही नहीं आ रहे हैं, हम तो बहुत मतलब सिविलाइजेशनल मिशन पे हम आए। तो ये उनका एक कंसेप्ट रहा, और उसी में वो यहाँ शुरुआत के इतिहासकार तो आप देखेंगे तो बात इसी तरह होता है। और बाद में फिर एक और ग्रुप वहाँ आता है जिसको हम इम्पीरियलिस्ट कहते हैं, जिन्होंने बाद में ये जस्टिफाई करना शुरू कर दिया कि देखिए, हमारा राज जो है, ब्रिटिश राज जो है, वो बहुत बेनोवलेंट है बनस्पत मिडिवल राज से, क्योंकि जस्ट मिडिवल के बाद ये लोग आए थे, और एंशियंट राज से भी। और इंडिया जो है हमेशा छोटा देश रहा है, सॉरी छोटा नहीं, मतलब है कि ऐसा देश नहीं रहा जिसकी कॉलोनीज बनी हो और जिसने कुछ कर दिया हो। यहाँ के हालात बड़े ख़राब रहे हैं। ये लोग बाई ब्लड कमज़ोर लोग, सुपीरियर रेस नहीं, सुपीरियर रेस हम, वो सब तमाम बातें हैं। तो क्या हुआ कि जब हमारे लोग जब इतिहास लिखने लगे तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जिसमें एक नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी का कंसेप्ट निकल के आता है, जिसमें
ताराचंद से लेके मोहम्मद हबीब वगैरह आते हैं, बाल गंगाधर तिलक वगैरह भी आते हैं, तमाम लोग। तो मेडिवल हिस्टोरियंस ने कहा कि भाई देखिए ऐसी बात नहीं है, पहले तो आप पीरियडाइजेशन जो है वो आप ठीक करें। अगर आप इस लॉजिक से जा रहे हैं कि एंशियंट इंडिया वाज हिंदू इंडिया एंड मेडिवल वाज मुस्लिम इंडिया, देन इस लॉजिक से ब्रिटिश इंडिया को क्रिश्चियन इंडिया कहना चाहिए। धर्म का पैमाना रख रहे हैं तो पैमाना तो हर जगह साबित होगा। और दूसरी बात कि पहली बात तो यह है कि एक हिस्ट्री जो चेंज करेंगे हम, हिस्ट्री को जो कंपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे वो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के बेस पे करेंगे, न कि हम हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश के नाम पे करेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात उन्होंने कही कि एंशियंट इंडिया में सब हिंदू राजा नहीं है, बुद्धिस्ट भी हैं और राजा भी हैं जिनका धर्म के बारे में बहुत क्लियर नहीं है। मेडिवल इंडिया में आइए तो विजयनगर भी है, राजपूत स्टेट्स भी है, तो पूरा मेडिवल आप देखेंगे, बाद में मराठा भी है, तो कैसे मुस्लिम इंडिया के लिए। तो हमारे इतिहासकारों ने बांटा फिर से हिस्ट्री को, और उसने ये कहा कि अर्ली टाइम से लेके 650 हर्ष 647 हर्ष के डेथ तक हम एंशियंट इंडिया, शुरू को अर्ली इंडिया का, बाद में एंशियंट इंडिया कर दिया। 650 के बाद एक मेजर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हम देखते हैं, और वो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस ये हैं कि कोई बड़ा एम्पायर, देखिए लीनियर ग्रोथ था, आप अगर वहाँ जनपद से लेंगे तो एक लीनियर ग्रोथ हमें दिखता है, और वो जो है मौर्य गुप्ता होते हुए हर्ष तक आता है। हर्ष के बाद अचानक रप्चर है, और रप्चर ये है कि कोई भी बड़ा साम्राज्य यहाँ हमें नॉर्थ इंडिया में नहीं दिखता। इसलिए हम जो इतिहास के टीचर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं लेटर एंशियंट अगर हम कह सकते हैं, या अर्ली मेडिवल कहते हैं उसको, 600 से 1200, तो उसमें हम क्या पढ़ाते हैं, उसमें साउथ इंडिया या बंगाल के राज को पढ़ाते हैं। नॉर्थ इंडिया में एक कुछ पढ़ाते हैं तो हम राजपूत स्टेट्स पढ़ाते हैं, तो छोटे छोटे स्टेट से कोई बड़ा राज नहीं। जिस पर आर एस शर्मा ने काम किया, फाइनली वो एक थियरी लेके आते हैं कि फ्यूडलिज्म था, इंडियन फ्यूडलिज्म, वो अलग डिबेट, उस डिबेट पर भी हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई 650 तक हम मानते हैं कि एंशियंट इंडिया है। 650 के बाद 1200 को लोगों ने कहा कि ये अर्ली मेडिवल इंडिया। उसके बाद 1200 से 1526 दिल्ली सल्तनत, क्योंकि पीट ऑफ पावर जो था वो दिल्ली था, इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत कहा। और फिर 1526 से 1707 तक उन्होंने कहा कि ये मुगल इंडिया। और 1707 से 1800 तक हमने उसको कहा लेटर मुगल। लेटर मुगल सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि एक किताब विलियम इरविन की आई जिसका नाम ही टाइटल ही था लेटर मुगल, उसको लेटर मुगल हमने कह दिया। अभी बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई अर्ली मेडिवल ही क्यों कहते हैं, लेटर मेडिवल क्यों, लेटर एंशियंट क्यों नहीं कहते, उसको लेटर एंशियंट कह सकते हैं। और 18th सेंचुरी को लेटर मुगल्स क्यों कहते हैं, अर्ली मॉडर्न क्यों नहीं कहते। ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बच्चों ने पूछा भी। तो उसका जवाब यह है कि अर्ली मेडिवल इसलिए कहते हैं कि 650 तक आते आते जो सिस्टम चला आ रहा था, जो ग्रोथ था, जो सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल ग्रोथ है वो रप्चर है। उसके बाद एक नए तरह के समाज का डेवलपमेंट हो रहा है जिसको हम फ्यूडल समाज आर एस शर्मा के थ्योरी के हिसाब से कहते हैं। और इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन आपको अल-बिरूनी में उस समाज के बारे में मिल जाता है। तो वो क्या है, रप्चर, वो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, व्यापार की कमी है, राजा कमजोर है, पीजेंट्स ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, सफ़र तो हर जगह करते हैं वो, लेकिन यहाँ ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है तो वो तमाम जो रेमिनिसेंसेस हैं फ्यूडलिज्म के, उनको वो एडजस्ट करता है। ऐसे ही नहीं दिल्ली सल्तनत स्थापना हो जाए। एक बात बार बार आती है हमारे क्लासों में, बच्चे कहते हैं सर मुसलमान आए तलवार पे जीत गए। तो हमने कहा यार मुसलमान तो इतने आए थे कि अगर उसको चांटे से मारा जाता तो मर जाता। हमारी अपनी कमी क्या थी, हम कितने बटे हुए थे, हमने कैसे उनके साथ मिलजुले काम किया। जितने बिचौलिए हैं, खूत, मुकद्दम, चौधरी, चौरसिया, दिल्ली सल्तनत में नाम आते हैं, जो विलेज हेडमैन, गाँव का पटवारी, छोटे छोटे राजा जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो सब जो है दिल्ली सल्तनत के साथ चले। अब मिडिल क्लास का एक चरित्र होता है, अभी भी आप देखिएगा मिडिल क्लास पावर के साथ रहे।
चाहे जो पावर में। तो क्या किया इन्होंने, दिल्ली सल्तनत के पार्ट एंड पार्सल हो गए। दिल्ली सल्तनत ने कहा ठीक है, मैं भी नया हूँ, हम जानते नहीं यहाँ समाज को, हमारे लिए कर वसूल करना बड़ा मुश्किल काम होगा, तो आप एक काम करिए, कर वसूल करिए, उसके बदले में 10% आप रख लीजिए, जिसका एक वर्ड बात यूज होता है, हक खूती या किस्मत खूती। खूत मतलब विलेज हेडमैन। राय रानावत ने भी एक्सेप्ट कर लिया। उनको लगा कि भाई जब हमारे बड़े राजा हार चुके हैं तो मैं कैसे लड़ूंगा, तो मैं इनके पास बन जाता हूँ, इनका अधीनता स्वीकार करता हूँ। और अधीनता स्वीकार करके वो भी दिल्ली संघ। तो जो फ्यूडलिज्म के रेमिनिसेंसेस हैं वो मेडिवल इंडिया, अर्ली मेडिवल इंडिया में ठीक ठाक चलते हैं। पहला जर्ब जो लगा है वो लगा अलाउद्दीन खिलजी। जो मेडिवल पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। अलाउद्दीन ने वर्णन लिखता है कि भाई वन स्ट्रोक ऑफ पेन अलाउद्दीन एलिमिनेटेड फोर्थ मुकद्दम सेंचुरी। लेकिन वो छोटे समय के लिए, अलाउद्दीन के डेथ के बाद फिर से उनके तमाम हुकूक जो है, उनके राइट्स जो है वो मिल गए, इसलिए उसको अर्ली मेडिवल फिर सल्तनत पीरियड आया। और फिर मुगल के बाद अगर हम देखते हैं तो उसको लेटर मुगल ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई है, लेकिन 1857 तक जो राजा है वो मुगल ही राजा, देश के राजा माने जाते। और जब रिवोल्ट होता है, अपराइजिंग है, रिवोल्ट हम नहीं कहेंगे, अपराइजिंग है 1857 का, तो बहादुर शाह जफर ही तो फिर से राजा बना। 18th सेंचुरी में जो स्टेट्स इमर्ज कर रहे हैं, तो उसमें जैसे आयशा जलाल और सुगाता बोस के हिसाब से चलेंगे हम, तो कहते हैं कि 3 तरह के स्टेट्स का है। एक मुगल सूबाज हैं जो स्टेट्स बनने शुरू हुए, अवध, बंगाल, हैदराबाद, बड़े सूबा हैं, बड़ा इलाका मुगल का। ये तीनों इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन तीनों राजा नहीं कह रहे हैं अपने आप को कहते हैं नवाब। नवाब का मतलब आम लोग ये जानते हैं कि नवाब साहब है, मतलब बहुत बड़े आदमी। नवाब का मतलब बड़े आदमी नहीं होता है, नवाब का मतलब होता है डिप्टी, नायब। तो वो लोग अपने आप कहते हैं कि मैं मुगल राजा का नवाब हूं, मैं उनका डिप्टी हूं। तो वो इस बात पे राज कर रहे हैं। एक दूसरा स्टेट वो कह रही है आयशा जलाल और सुगाता बोस के वॉरियर स्टेट है, जैसे मराठा है, जाट है, सिख है, इसको वॉरियर। और तीसरा वो बफर स्टेट, इसको वडियार एंड टीपू सुल्तान का स्टेट जो है, बाद में टीपू सुल्तान हैदर अली को मिला है। और इधर रोहिलास का स्टेट, रोहिला जो बरेली के आसपास का इलाका है, उसको बफर स्टेट कहा जाता है। ये जो स्टेट्स हैं इसमें बड़ा पार्ट ले रहा है मुगल के अपने सूबा, लेकिन वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं कह रहे हैं, इसलिए मुगल साम्राज्य को लेटर मुगल कहते हैं। उनके तमाम सिस्टम वगैरह तमाम मुगलों का सिस्टम चल रहा है। शुरू में तो पैसे ही भेज रहे थे, बाद में धीरे धीरे उन्होंने पैसे भेजने कम किए। बाद में आप बक्सर में देख रहे हैं कि अवध का नवाब और मुगल का राजा सब मिल के साथ लड़ रहे हैं, और बंगाल का नवाब। तो ये मामला है। तो इसको लेटर, अब जो हिस्ट्री राइटिंग चल रही है आज के ज़माने में, तो उसमें मेडिवल इंडिया को अर्ली मेडिवल इंडिया और अर्ली मॉडर्न या प्री मॉडर्न भी यूज है। इधर रिसेंटली जितनी किताबें आ रही हैं तो ज़्यादातर प्री मॉडर्न या अर्ली मॉडर्न यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तो सेट ऑफ चीज़ें जो है वो ये है कि कैसे मेडिवल इंडिया को पीरियडाइजेशन किया। दूसरी बात अब हम करते हैं हिस्टोग्राफी पे आते हैं। हिस्टोग्राफी पे जब हम आ रहे हैं तो हिस्टोग्राफी जो है, जो दिल्ली सल्तनत की जो मेडिवल हिस्टोग्राफी है वो बहुत डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो यहाँ मुसलमान आए हैं राज करने, पहली बात तो सीधे सीधे मुसलमान है, क्योंकि वो मुसलमानों का एक सेक्शन है तुर्क, तुर्कों का एक सेक्शन है इलवारी तुर्क जो यहाँ राज कर रहा है। हम क्या करते हैं, सब मुसलमान, ऐसा नहीं होता है। मुसलमानों की बहुत कंपार्टमेंटेशन है, कास्ट है, उनके अंदर सेक्ट्स हैं, उनके अंदर तमाम चीज़ें। जैसे हिंदूज में ये जो सेंट्रल एशियन लोग हैं, ये कौन है पहले इसको समझना पड़ेगा। ये सेंट्रल एशिया के ट्राइबल लोग हैं। 8th सेंचुरी तक आते आते इस्लाम ने सीक इन करना शुरू किया सेंट्रल एशिया में। ये ट्राइबल्स हैं, इनके धर्म का कुछ पता नहीं है। चंगेज खां के धर्म का भी अगर हम बात करेंगे तो चंगेज खां के बारे में कहते हैं सेमी बुद्धिस्ट या पैगन, पैगन वर्ड यूज करते हैं या सेमी बुद्धिस्ट यूज करते हैं। तो इनके यहाँ इस्लाम पहुंचा और ट्राइबल
ट्राइबल इलाकों में जब कोई धर्म पहुंचता है, सिविलाइजेशन पहुंचता है, तो पहले एक एंटेगोनिज्म पैदा होता है और बाद में फिर वो कहीं ना कहीं उस सिविलाइजेशन के प्रोसेस में आना शुरू होते हैं। वो यहाँ भी गजनवाइट्स आए, गौरीज आए, गजनी महमूद अब गजनवी हिंदुस्तान आ रहा है, अटैक कर रहा है, जा रहा है। इससे पहले वो ट्राइबल है। बाद में इस्लाम आने के बाद, इस्लाम मुसलमान होने के बाद वो अब मजहब का इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि हम इस्लाम फैलाने के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं, लूटने जा रहे हैं। इस्लाम में लूटना कहीं अलग है। और अगर इसको बड़ा अच्छे से पढ़ना है तो मोहम्मद हबीब की किताब है, छोटी सी किताब है, उसका नाम है महमूद अल गज़नवी, 50-60 पेज की। तो मोहम्मद हबीब यही कहते हैं कि भाई महमूद अल गज़नवी इतना ही इस्लाम फैलाने वाला है तो अपने इलाके के मंदिरों को भी तोड़ देता है, लेकिन उसके अपने इलाके जो है वहाँ के मंदिरें नहीं तोड़ी जा रही, वो दूसरों के इलाके में मंदिर तोड़ रहा है, दूसरे इलाकों के मज़ार को भी अटैक कर रहा है। और वो कैसे इस्लाम को यूज करता है, वो हर जगह धर्म को अभी भी हम यूज करते हैं पॉलिटिक्स के लिए। बाबर जैसा आदमी पानीपत की लड़ाई लड़ रहा है तो कोई धर्म नहीं है, मुसलमान लड़ रहा है। खानवा आता है तो कहता है कि ये जिहाद है और शराब पीना छोड़ देता है। बहुत बड़ा शराबी आदमी था बाबर, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस्लाम के हिसाब से शराबी होना सब लोग जानते हैं, मना। तो बहरहाल तो मजहब को अब हम अपने हिसाब से यूज करते हैं, इसीलिए मजहब को ओपियम कहा गया है कि कैसे इसका इस्तेमाल लोग किया जाता है। ओपियम सबके लिए नहीं जो फंस जाए। तो मुस्लिम तो ये जो तुर्क हैं ये आए सेंट्रल एशिया से। तो इलवारी तुर्क है जिसको सलेब डायनेस्टी के शुरू में कहते हैं, ममलूक भी कहते हैं। रहने वाले सेंट्रल एशिया के, मजहब ये मान रहे हैं वेस्ट एशिया का, और ये हाई कल्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं पर्शिया, ईरान, क्योंकि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है न कि अरबिक है। और रह रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में अपनी 4-5 भाषा पहले से चली आ रही, प्राकृत, संस्कृत, पाली, पहले खरोष्टी भी हुआ करती थी। तो ये जब यहाँ आ रहे हैं तो अरब, पर्शियन, सेंट्रल एशियन कल्चर लेकर आते हैं और इंडियन कल्चर का फ्यूजन हो रहा है। और जो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अमीर खुसरो है, उसी वक्त अमीर खुसरो लिख रहे हैं दिल्ली सरकार में, जहाल मिस्की मकुन तगाफुल दोराए नैना बनाए। आधा पर्शियन है। महबूब से जुदाई में मेरा हाल ऐसा हो गया है कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, मेरे आँख जो है एकदम बिल्कुल उल्टी हो गई है और मैं जो है फालतू बातें कर रहा हूँ। किताब हिजरा नदार मायदा, ये फारसी है कि महबूब से जुदाई का जो गम है हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगा है लियो न काहे छतियाँ, तुम आके मुझे गले लगा लो, मुझे सुकून मिल जाए। तो ये बड़ा अच्छा है। ये बात निकल गई तो मैं ये बात बोल दे रहा हूँ, अगर ये हमारे इसका पार्ट नहीं। तो यहाँ जब ये लोग आ रहे हैं सर, थोड़ा सा हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। हाँ सर, थोड़ी आवाज सर धीरे आ रही है, तो क्या हेडफोन का यूज कर सकते हैं? आ रही है? हेलो हेलो। जी सर। ठीक है, जी सर, अब सही है। चलिए तो फिर थैंक यू। हाँ, तो अब हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के जेनेसिस क्या। तो अरबिक हिस्टोरियोग्राफी पे अगर हम जाते हैं तो अरबिक हिस्टोरियोग्राफी में हमें एक बहुत अच्छी चीज़ क्या मिलती है। देखिए, मुसलमानों को जो सोर्स हैं, जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं, वो है एक कुरान। कुरान के बारे में मुसलमान मानते हैं तो वो धार्मिक किताब है, भगवान की किताब है, और भगवान ने प्रोफेट मोहम्मद से रिवील किया खुदा। लेकिन कुरान में हर चीज़ का जवाब तो है नहीं। तो उस जमाने में प्रोफेट मोहम्मद जो क्या करते थे, कोई परेशानी हुई तो आप प्रोफेट मोहम्मद से जाके बात करते कि भाई ऐसा मामला है, क्या किया। जैसे नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, जो वर्ड कुरान में लिखा हुआ है। हदीस जो है, हदीस का मतलब होता है कथनी और करनी प्रोफेट मोहम्मद, सेइंग्स एंड डीड्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। तो हदीस जो है बाद में कलेक्शन, और हदीस कलेक्शन जो है एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है हिस्ट्री का। वो इस तरह से कि प्रोफेट मोहम्मद की डेथ जब हुई तो लोगों ने कहा कि भाई आप हमको कैसे पता चलेगा अगर हमें कोई परेशानी आती है धर्म मानने में,
तो हम कहाँ से समझ में आएगा हमको कि क्या करना चाहिए। तो लोगों ने कहा एक काम करते हैं, हदीस को कलेक्ट करते हैं। तो हदीस को कलेक्ट करना बहुत ईजी काम नहीं था। तो उसमें उन्होंने किया क्या कि चेन ऑफ नरेशन पे जोर दिया। जैसे मान लीजिए ऋषिकेश ने ये कहा कि हमने सुना है कि प्रोफेट मोहम्मद खाने के बाद मीठा खाएगा। तो आपने क्या किया, तो कलेक्टर्स हैं हदीस के, उन्होंने क्या किया कि ऋषिकेश के बारे में लोगों से जानकारी ली कि भाई अच्छा आदमी है, झूठ तो नहीं बोलता है, बहुत लोग झूठे होते हैं, वो समाज भी जानता है कि झूठ बोलता है, देखता है। तो पता चला कि नहीं, अच्छे आदमी है। ऋषिकेश से पूछा गया कि भाई आपने किससे सुना ये? सर आवाज थोड़ी सुनाई नहीं दे रही ठीक से। मैडम अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? हेलो, अब आ अच्छा तो रही है? ठीक है, आ रही है? अब इस समय तो ठीक आ रही है, जब अभी तक नहीं, बहुत कम आ रही ठीक थी। ठीक ठीक। ठीक है, जैसा अब भी हो सकता है, ठीक है, मैं जितना अगर बोल कोशिश दिया, करें। बोल इशारा कर दीजिएगा तो फिर मैं, तो ठीक है मैं ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसी में सुनने की। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आप ठीक है सर। अगर हम कोशिश ओके। कर लें तो ज्यादा लोगों को आसानी हो जाए। तो प्रोफेट मोहम्मद के बाद तो हदीस कलेक्शन ऋषिकेश से ने बताया कि हमने ताबिर कलाम से पूछा, सुना, तो मेरे पास आए, हमसे कहा कि भाई ताबिर साहब आपने कहाँ से सुना था? तो हमने कहा कि मैंने फलाना से सुना या डायरेक्टली प्रोफेट मोहम्मद सुना। तो मेरे बारे में इन्होंने इंक्वायर किया, और मेरे बारे में इंक्वायर करने पे ये पता चला कि आदमी ईमानदार है, और ये लास्ट चेन है। जो इसनाद का मतलब ही होता है चेन ऑफ नरेटर। तो लास्ट चेन तक गए और वहां से फाइनल किया कि नहीं, ये हदीस सही हो सकती है, और इस तरह से कलेक्शन हुआ। हम हिस्ट्री राइटिंग में यही काम करते हैं। हम क्या करते हैं, जब हिस्ट्री राइटिंग शुरू करते हैं तो हम अबुल फजल को पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके अंदर घुस के उसके बिटवीन द लाइन्स भी पढ़ने की कोशिश करें। वो एक जोक है हम लोगों के बीच में चलता था कि एक टीचर ने कहा कि भाई बिटवीन द लाइन्स पढ़ा करो। तो एक हमारा दोस्त था, वो बोला कि यार बिटवीन द लाइन्स लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। हम लोगों ने मजाक किया कि यार बड़े चश्मे से देखना और दिख जाए। उस बेचारे ने एक दिन मेहनत कर ली उस पर। तो बिटवीन द लाइन्स पढ़ने का जो मतलब है वो यही है कि भाई आप मतलब देखिए, और अबुल फजल के बारे में भी हम जानने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हम उसके राइटिंग्स पर रिलाई करेंगे, हम ये देखते हैं कि अबुल फजल कौन है। ये कोर्ट हिस्टोरियन है, तो कोर्ट की बातें करेगा। बदायूनी एंटी अकबर है, वो इसलिए एंटी अकबर है कि उसको वो स्पेस नहीं दिए गए जो अबुल फजल को दिए गए। तो ये दिमाग में रखते हुए हम हिस्ट्री राइटिंग पे आते हैं। तो अरब हिस्ट्री राइटिंग जो शुरू हुई इस तरह से शुरू हुई। बाद में फिर उसको कंपेयर किया गया हदीसों को, कंपैरिजन में अगर दो कॉन्ट्रडिक्टरी थे तो फिर उसको हटा दिया गया, तमाम चीज़ें। यहाँ से हिस्ट्री राइटिंग की परंपरा तो शुरू होती है, जिसमें अल तबरी वगैरह का नाम आता है। हिंदुस्तान में आने के बाद हिस्ट्री राइटिंग हमारा, फिर उसके बाद भी पर्शिया हिस्ट्री राइटिंग आती है। पर्शिया का पुराना ट्रेडिशन है। पर्शिया एक बहुत सिविलाइज्ड राज रहा है शुरू से। अच्छा, वहाँ आप देखेंगे तो वो लोग अभी भी जो चीज़ मेंटेन करते हैं बहुत ही, वो मैनरिज्म, अखलाक और ये सब जो है एटिकेट्स बहुत ज़्यादा उनके यहाँ मिलेगा। तो क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत में पर्शियन और अरबिक इन्फ्लुएंस राइटिंग का बहुत ज़्यादा मिलता है, और ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं शुरू के वो पर्शियन अरबिक से इन्फ्लुएंस्ड ही है। लेकिन हिंदुस्तान में अरबिक में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखे, ज़्यादातर टेक्स्ट पर्शियन में। सबसे पहली किताब जो हमें मिलती है वो हिस्ट्री और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बात करते हैं, अल-बिरूनी की किताबुल हिंद नाम है। अल-बिरूनी इंडियाज भी बोलते हैं, ठीक है। ये किताब दिल्ली सल्तनत से पहले के समाज पे इससे बढ़िया कोई राइटर नहीं। वजह क्या है कि इस पीरियड में हमने बताया कि फ्यूडल काल है। फ्यूडल काल होने की वजह से बहुत सारे अपनी कमियां हैं उस पीरियड की। समाज कटा हुआ है बाहर से, क्योंकि छोटे छोटे राज बने हुए हैं, राजा डिपेंडेंट है फ्यूडल लॉर्ड्स पे, और पीजेंट्स भी डिपेंडेंट। तो इस पीरियड में अल-बिरूनी ये किताब है जिसको आप पढ़ेंगे तो वाकई हिंदुस्तान के कास्ट सिस्टम से लेके, वर्ण व्यवस्था से लेके, यहाँ के समाज संस्कृति, अल-बिरूनी बहुत वर्सटाइल आदमी था। पहले ज़माने में लोग एस्ट्रोनॉमर भी हुआ करते थे, डॉक्टर भी होते थे, इतिहासकार भी हैं, इस टाइप से। वो हर ट्रेडिशन में मिलेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में देखिए या हिंदुस्तान के बाहर देखिए।
अल-बिरूनी ने बहुत ही एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन हमारे समाज सोसाइटी का दिया। अच्छा, होता क्या है कि बाहर का आदमी अच्छा डिस्क्रिप्शन दे पाता है, क्योंकि हमारे समाज की बहुत सारी चीज़ें हम डेली देखते हैं तो हमारे लिए अहमियत नहीं, हमको लगा भाई हमारे लिए आम बात है। बाहर का आदमी जो देखता है वो कुछ दूसरे कल्चर से आता है तो उसको हर चीज़ बात दिखती है और फिर वो नोट कर देता है, तो वही हमारे लिए सोर्स का काम करता है। तो अल-बिरूनी इंडिया बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, हो जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में 2 किताबें सिर्फ लेता हूँ, 2 किताबों में, और 2 किताबों का बहुत थोड़ा सा तस्करा करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर हमें 18वीं सेंचुरी पे आना है। वो तारीख फिरोज शाही एंड फतवाए जहांदारी और ज़ियाउद्दीन। तारीख फिरोज शाही दिल्ली सल्तनत की वाकई एक बहुत अच्छी किताब है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से। उसके अलावा तबकात अकबर, तबकात नासरी है, उसके अलावा इब्न बतूता का आपको रहला है, और जो किताबें हैं इतनी ऑथेंटिक नहीं है जितनी तारीख फिरोज शाही है। लेकिन तारीख और फिरोज शाही का राइटर जो है वो है अल-बिरूनी, सॉरी ज़ियाउद्दीन बर्नी, जो एक मुल्ला है। वो ऐसा मुल्ला है कि वो मुल्लाइयत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। एक डिबेट कोट करता है, उस डिबेट में काजी मुक्तसुद्दीन अलाउद्दीन से कह रहे हैं कि तुम जो है धर्म में इस्लाम को लागू, सॉरी पॉलिटिक्स में इस्लाम को लागू करो, इस्लामिक स्टेट होना चाहिए। अलाउद्दीन कह रहा है कि सुनो, मजहब तुम्हारा अफेयर है, तुम मजहब देखो, पॉलिटिक्स हमारा है, हमारे में इंटरफेयर। और बर्नी को बहुत दुख है, बर्नी चाह रहा है कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचा दिया जाए, बल्कि अलाउद्दीन खलजी के मार्केट कंट्रोल पे ये लिखता भी है कि बहुत सारे जो हिंदू खूर मुकद्दम चौधरी वगैरह हैं उनकी बीवियां दूसरे घरों में बर्तन साफ करने लगी। इस तरह से बुरा अलाउद्दीन खुश हो रहा है इस बात से। लेकिन वही आदमी एक और किताब लिखता है जिसका नाम है फतवाए जहांदारी, और ऐसी एक किताब उसी के आसपास आती है जिसका नाम है नसीहतुल मुलूक। तारीख फिरोज शाही का मतलब होता है फिरोज शाह का हिस्ट्री। फतवाए जहांदारी का मतलब होता है जहांदारी, मतलब दुनिया को चलाने के लिए जो वर्डिक्ट है वो है। और नसीहतुल मुलूक का मतलब है राजा के लिए एक एडवाइस के तौर पर। फतवाए जहांदारी, नसीहतुल मुलूक दोनों किताबें ये बात करती है कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां आपका समाज, आपका धर्म नहीं है, तो कैसे एडजस्टमेंट करें। अब इसको क्या लेंगे, एक आदमी एक किताब में मुल्लायत की बातें कर रहा है, दूसरी किताब में वो ये बता रहा है कि राज को चलाने के लिए कैसे हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं। उसके बाद जो है दूसरे तरह के एक सोर्सेज का हम तस्करा करेंगे, वो सोर्सेज ऑटोबायोग्राफी। मेडिवल इंडिया में 3 राजा हमें मिलते हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी की। पहले सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक, फतुहात फिरोज शाही जिसका नाम है, फतुहात का मतलब होता है विक्ट्रीज ऑफ फिरोज शाह, और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और तुगलक जहांगीर। अगर फिरोज शाह का जनरल डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं मिलती हैं, एक अपनी उसने कहानी लिखी है। फिरोज शाह के बारे में आपने पढ़ा होगा तो बाई गॉड भी था, लेकिन आदमी बड़ा अच्छा था। आदमी इतना अच्छा था कि एक बार एक किसी ने शिकायत की कि आपका एक ऑफिसर हमसे घूस मांग रहा है, तो उसने पैसे निकाल के दे दिए, बोले जाओ काम करा लो। उस ऑफिसर को डांटा था। तो आदमी अच्छा हुआ लेकिन राजा अच्छा नहीं, वो साफ साफ ये बात है। उसके बाद सुजुकी बाबरी, अगर आपको मौका मिले तो एक फिल्म जरूर देखिएगा, द एम्पायर, अभी नई नई आई है, सीरीज है। वो वाकई हिस्ट्री से बहुत करीब है। पहले कोई ऐसा सीरीज या फिल्म दिखी है जो हिस्ट्री से करीब दिखती है। अदरवाइज तो पद्मावत भी बन जाता है और यहाँ पे जोधा अकबर भी बन जाता है। ठीक, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में एक वर्ड यूज करते हैं कि एक ऑथर हुआ करता था टर्किश, चक्काई तुर्की है ये। बाबरनामा जो चक्काई तुर्की में लिखा गया सोर्स है। तुर्की का एक ग्रुप है जो चक्काई तुर्क, अपना वो मुगल नहीं कह रहे चक्काई तुर्क है। तो चक्काई तुर्क जो है में
और अली नवाई एक बहुत बड़ा पोएट है। तो ये कहा जाता है कि अगर बाबर ने हिंदुस्तान नहीं जीता होता और इस किताब को लिखा होता ऑटोबायोग्राफी को, तब भी लोग बाबर को तो नहीं जानते जितना बाबर को आप जानते। इसका मतलब ये हुआ कि बाबर की राइटिंग जवाब नहीं, जिस तरह का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है बाबर का, जिस तरह का डिस्क्रिप्शन है, कुछ पेजेस गायब है, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि वो बंदा क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहा है और वो लिख रहा है पेन डाउन। जहांगीर भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है और बहुत सत्य को भी देता है उसमें। जैसे एक दो जगह जहांगीर, एक जगह लिखता है जहांगीर कि मेरे फादर का जो रिलीजियस पॉलिसी था वो बहुत बढ़िया था, जिसमें तमाम धर्म के लोग बराबर शरीक थे, लेकिन वो अकबर की धार्मिक पॉलिसी को अपनाता नहीं। ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूँ, क्यों नहीं अपनाता है ये आप जाने। तो ये तीन जो प्राइमरी वो ऑटोबायोग्राफी थी वो बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ हिस्ट्री मेडिवल इंडिया के लिए ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद हम आएंगे ऑफिशियल हिस्ट्री के अंदर। ऑफिशियल हिस्ट्री इसलिए जरूरी है क्योंकि अकबर के वक्त में अगर देखेंगे तो अकबर ने एक काम किया। अकबर को बड़ा ख्वाहिश थी कि हिस्ट्री लिखी जाए, हमारे खानदान की हिस्ट्री लिखी जाए। अकबर ने ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस को कहा कि आप लोग इतिहास लिखिए और इतिहास लिख के हमें दीजिए, जो लोग जो जानते हैं। तो उसमें अब्बास खान सरवानी ने शेरशाह का इतिहास लिखा। गुलबदन बेग, आवाज आ रही है सर फिर से एक बार थोड़ा सा पहले से फिर जी से सर, जी जी जी। तुम हंस रहे थे, कहाँ सुनाई पड़े? नहीं सर, आपकी बातें सुन रहे थे तो इसलिए। जी सर, आवाज आ रही सर। आ रही थी। थोड़ा सा पहले से सर प्लीज से मतलब शुरू कीजिए, जहाँ से ऑफिशियल कोर्ट राइटिंग की बात शुरू की। हाँ, ऑफिशियल पे आ गए। अकबर की ख्वाहिश थी कि अकबर के बारे में कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला। भाई जो पैदा हुआ है तो कहीं और पैदा हुआ है, बिरसाल के घर में। बाप ईरान चला गया, महामंगा के साथ पल रहा है, लेकिन उस प्रोसेस में वो बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ पला है। और इसलिए उसकी जो धार्मिक नीति है वो कहीं ना कहीं इससे प्रेरित है कि भाई वो शियाओं से ही पल रहा है और जो है दूसरे ट्राइब्स के लोग भी उसको मदद कर, महामंगा, अक्का खैल, शरीफुद्दीन, ये तमाम लोग से पालने वाले। तो अकबर क्या कर, अकबर को दुनियादारी बहुत आ रही है, तो अकबर जैसे राजगद्दी में बैठता है और सेटल करता है अपने आप को 1560 तक आते आते, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारे खानदान को इतिहास लिखना। तो उसने कहा कि देखिए, जो लोग भी हमारे बाप दादाओं के वक्त में थे वो एक काम करें कि अपना इतिहास लिखें, वो क्या जानते। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, जो कि अकबर की फूफी है, हुमायूं की बहन है। अब्बास खान सरवानी ने तारीख शेरशाही लिखी। जौहर आफ्ताबची जो है वो लैम्प जलाने वाले हैं, उन्होंने, उनको राइटिंग आती थी तो उन्होंने भी एक इतिहास लिखा। बायजीद बयात, जौहर आफ्ताबची, निजामुद्दीन अहमद, इन तमाम लोगों ने कुछ इतिहास लिखा। अकबर की ख्वाहिश ये थी कि एक बड़ा इतिहास लिखवाया जाए किसी काबिल आदमी, और सबसे काबिल आदमी उस जमाने में दो काबिल आदमी थे। एक फैमिली थी मुल्ला शेख मुबारक, जो मेहदवी कहलाते थे। मेहदवी मूवमेंट एक शुरू हुआ था और उसके मानने वाले थे, और अकबर की शुरुआती लाइफ में इस फैमिली को परेशान भी किया। तो शेख मुबारक बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उनके दो बेटे थे, अबुल फजल और फैजी। अबुल फजल को काम दिया गया कि भाई तुम जो है इतिहास लिखो और तुम्हारे लिए मटेरियल तैयार, और उसने अकबरनामा पूरी किताब का नाम है। तो उसके 3 पार्ट्स हैं। तीसरा पार्ट आईन अकबरी है, जो स्टैटिस्टिकल अकाउंट है, पूरे एम्पायर का डिटेल दिखता है। मनसब कितने दिए गए, कब दिए गए, प्रमोशन कब हुआ, जागीर क्या थी, जमींदार कितने हैं, जमींदारों के पास फौज कितनी है, तमाम डिटेल सब उसमें मिल जाए। वैसी राइटिंग एक भी मेडिवल इंडिया में नहीं मिलती है। 17वीं सेंचुरी में एक राइटिंग आती है, निगारनामा है मुंशी, वो भी आधा अबुल फजल से लिया हुआ। लेकिन ऑफिशियल राइटिंग की अपनी दिक्कत है। अबुल फजल बहुत सारी चीज़ों को डाइल्यूट करने की कोशिश करता है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि अकबर ने 1579 में महजर शुरू किया। महजर
जिसको बहुत सारे लोग मजहर पढ़ते हैं या हिंदी में मजहर भी लिखते हैं, मजहर नहीं है, महजर है। महजर क्या था? एक डिक्री थी जिसको अकबर ने अनाउंस किया, जिसका पर्पस ये था कि धार्मिक मामलों में अगर कोई कंट्रोवर्सी आती है तो मैं इमाम आदिल ये राइट रखता हूँ कि मैं जो इंटरप्रेट करूंगा उसको मानना। इसके बाद मेजर मतलब है लोगों ने बगावत की और बाद में वापस लेना पड़ा। महजर कहीं भी अबुल फजल के राइटिंग में नहीं दिखता। ये दिखता कहाँ है? एक और अबुल फजल के बराबर के एक आदमी है, अब्दुल कादिर बदायूनी। किताब का नाम है मुंतखब तवारी। अकबर के वक्त में ये छुपा के लिखते थे, बहुत क्रिटिकल अकबर के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो मैं यहाँ पे कुछ बातें बोल भी नहीं सकता। मुंतखब तवारीख महजर का मेंशन करता है। अब इतिहासकार फंस गए कि भाई एक आदमी अकबर का सपोर्टर है, वो छुपा रहा है, एक आदमी अकबर का अपोनेंट है, वो कह रहा है हुआ। तो फिर तीसरा सोच चाहिए। तो निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी में इसके बारे में मेंशन, तो हम मानते हैं। तो एक बहुत बढ़िया कॉम्परेटिव अकबर के वक्त का जो इतिहास है वो बहुत बढ़िया इतिहास हमें इसलिए मिलता है कि दो बड़े सोर्सेज जो कंट्रास्टिंग सोर्सेज है वो हमें हमारे सामने अवेलेबल। उसके बाद सूफी लिटरेचर की हम बात करें, थोड़ा सा 2 मिनट, फिर हमें 3 सेंचुरी पे आना है। सूफी लिटरेचर की हम बात करेंगे। हुआ क्या ना कि जब इतिहास लेखन शुरू किया हम लोगों ने, तो जो सोर्सेज मेडिवल इंडिया के मिल रहे हैं उसमें राजा महाराजों पे बातें हैं सल्तनत पीरियड में, उसके अलावा कुछ नहीं। मुगल में आए तो इकोनॉमी कुछ बातें हैं, अबुल फजल मिल जाते हैं, या ऑटोबायोग्राफीज में कुछ कुछ चीजें और मिलती हैं। जहांगीर लिख रहा है कि मेरे अलावा तो मेरे तमाम भाई नाजायज हैं, या इस टाइप की बातें आपको मिल रही। तो इतिहासकार के लिए परेशानी थी कि आप क्या करें। तो इन्होंने नए तरह के सोर्स को ढूंढा, 2 तरह के सोर्स जो वाकई बहुत ही पर्टिनेंट सोर्स थे, एक सूफी और दूसरा भक्ति। देखो ये दोनों ऐसे लोग हैं जो समाज से सबसे ज्यादा करीब, चाहे कबीर नानक हो, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद। तो इनके जो सोर्सेज, जो सूफी लिटरेचर बहुत अच्छे मात्रा में हमें आगे देती है। और 2 किताबें तो बहुत मजबूत है, जिसको एक फवायदुल फवाद है और एक है फवायदुल फवाद और खैरुल मजालिस। ये मलफूजात कहते हैं, टेबल टॉक। टेबल टॉक का मतलब ये हुआ कि सूफी ने भाषण दिया, उसको किसी ने नोट किया, बाद में सूफी को दिखाया, कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है। इसमें कहानियां सुनाई दी, बहुत सारी कहानियां, और कहानियों से इतिहास निकालना है। और जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दूंगा, खैरुल मजालिस में एक जगह नाज़रीन चिराग देहलवी कह रहे हैं कि जो अलाउद्दीन ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी शुरू की है वो जनता के भलाई की, ये कहीं नहीं मिला। हिंदुओं को परेशान करने के लिए है, मिलिट्री बढ़ाने के लिए, मंगोलों से लड़ने के लिए, तमाम बातें मिलेंगी। ये इसलिए आया कि जब मार्केट कंट्रोल पॉलिसी शुरू की गई शहर में, तो आम आदमी को भी तो फायदा हुआ होगा, ये आप भी हम भी समझ सकते हैं। ऐसा था नहीं कि मिलिट्री की तरह कार्ड बना हुआ था, आर्मी कैंटीन की तरह कार्ड ही वाले जाएंगे, वहाँ तो जनरल था। दूसरी तरह का सोर्स है मकतूबात, लेटर्स बहुत मिलेंगे, खासतौर से बिहार सूफी पे जाइएगा, यह मनेरी का, तो 100 लेटर्स का कलेक्शन, 200 का, 300 का आपको मिलता है। फिरोज शाह तुगलक के लेटर्स है, मोहम्मद बिन तुगलक के लेटर्स है, फिरोज शाह आदान प्रदान सब है, उसमें बहुत सारा इतिहास मिलता है। और तीसरा है तस्करा कहते हैं, बायोग्राफी सूफी से। उसी तरह से भक्ति सेंस के आपके जो कविताएं हैं या दोहे हैं उसको यूज किया, और इसको जब यूज किया है तो सही हिंदुस्तान की पिक्चर निकलते हैं, जिसमें आम बोलचाल की बातें, सूफी लोग जो वो बातें कर रहे हैं जो आम लोगों की बातें हैं। तो आपको ये सब भी मिलेगा कि पान का तस्करा है। बिहार सूफी से हमने भी थोड़ा काम किया है। एक बार किसी ने कहा कि भाई मुस्लिम औरतें सिंदूर लगा सकती हैं, तो कहा हाँ लगा सकती है, अगर उसको लगता है कि हम सिंदूर लगा कर सुंदर लगेंगे तो लगाएगा। यह आपको पर्शियन सोर्स में नहीं मिलेगा, उस तरह के पर्शियन सोर्स। या एक जगह तो सूफी ने तारीफ कर दी है सती के। किसी ने पूछा कि भाई सती होता है, औरत जल जाती है पति के साथ,
तो बोले ये तो एपिटोम ऑफ लव है, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो हमने अपने एमफिल में उसका लिखा है क्रिटिसिज्म में, हमने कहा कि मर्द के साथ भी तो होना चाहिए, मर्द भी तो अपना प्यार दिखाए औरत के लिए, सिर्फ औरत ही दिखाती रहे। तो कुछ जो कट्टर लोग थे सूफी को मानने वाले उनसे नाराज भी रहे, बोलेगा यार तो हमने कहा जो है वो लिख रहा हूँ, ये तो प्यार दोनों तरफा होता है, एक तरफा तो होता है। बहरहाल तो ये बातें हैं। तो इसके बाद हम 18th सेंचुरी के, अब हम इसके ऋषिकेश के फेवरेट थीम पे हम टाइम है ना अभी, एक पानी टाइम है ना। जी 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 सर, जी सर, जी सर। अब 18th सेंचुरी पे आते हैं। 18th सेंचुरी बड़ा आजम वो न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो 18th सेंचुरी वही है। हुआ क्या कि 18th सेंचुरी में बड़ा एम्पायर मुगल एम्पायर, और औरंगजेब का जो मुगल एम्पायर है वो वाकई हिंदुस्तान है। औरंगजेब पे किताब है, कभी मौका मिले तो आप लोग पढ़िए इसकी। जो हिंदुस्तान 1947 का है वो औरंगजेब का बनाया हुआ हिंदुस्तान, उसी ने कारवाई किया। उससे पहले कभी भी डेक्कन पूरी तरह से मुगलों के साम्राज्य में नहीं आया था, यूनिफाइड इंडिया नहीं है, वो सब औरंगजेब का था। ठीक है, वो एम्पायर 1707 तक आते आते क्रम्बल करना शुरू हुआ। अच्छा, उसकी वजह साफ दिख रही है, सक्सेसर बहुत मजबूत नहीं है, यूरोपियंस का इंटरवेंशन शुरू हो गया है, नेशनल पॉलिटिक्स है, तमाम बातें वहां हमको दिख रही हैं। लेकिन ये जो बातें हैं ये रीजंस हैं, लेकिन रीजंस में, इतिहास का सिर्फ रीजंस में नहीं जाएगा कि हाँ ये हुआ था, ऐसा हुआ, क्यों हुआ ऐसा। तो हम इस पे जाएंगे कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों 1707 के बाद ही मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू होता है। डिक्लाइन में खास तौर से यूज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि पुराने इतिहासकार इसको डिक्लाइन यूज करते हैं, बाद के जो रिविजनिस्ट स्कूल है उसको डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल, डिक्लाइन नहीं करता। अब उसका भी डिबेट है, वो हम अभी आएंगे। तो एक बड़ा मसला हो गया, एक बड़ा एम्पायर। अच्छा, एक चीज और देखने की है कि सिर्फ इंडिया में नहीं डिक्लाइन हो रहा है, आप 3 बड़े एशिया के जो एम्पायर्स हैं, ऑटोमन, सफविद, मुगल, तीनों का डिक्लाइन है। और 18th सेंचुरी से पहले एशिया ही सब कुछ है। एक धर्म आप बताएं जो यूरोप में आया हो, सब धर्म एशिया में, कन्फ्यूशनिज्म चाइना, इस्लाम जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी वेस्ट एशिया, हिंदुइज्म जैनिज्म सिखिज्म और बुद्धिज्म इंडिया। एक धर्म यूरोप में नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो यूरोप का धर्म है, जुडाइज्म कहीं यूरोप का नहीं, सब एशिया है। पूरा देख लीजिए आप, यूरोप को कोई पूछ नहीं रहा है। यरूशलेम कहाँ है एशिया, वेस्ट एशिया में। तो क्या हुआ कि अथर अली बहुत अच्छी बात कहते हैं, अथर अली कहते हैं कि भाई ये जो है इकोनॉमी जो है यूरोप के फेवर में चली, और सब खेल मेरे हिसाब से केप ऑफ गुड होप का है। अगर मुसलमानों ने रास्ता नहीं रोका होता, यूरोपियंस मजबूर नहीं होते कि नया रास्ता ढूंढा जाओ, और फाइनली केप ऑफ गुड होप। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स यूनान से मुसलमान लेके आ रहे हैं, यूनान को मुसलमानों ने जीता था, इजिप्ट को, वो वहां से अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस सबको डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, उसका अरबिक में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इसलिए हम हिंदी में पढ़ते हैं अरस्तु, बुकरात, सुकरात, ये सब नाम कहाँ से आए। और ये भी झगड़ा जब हो रहा है क्रिश्चियन से मुसलमानों का क्रूसेड, तो उसमें यूरोप के पास जाता है, उसको पढ़ने के बाद उनके यहाँ जागरूकता आ जाती है, पुनर्जागरण, रेनेसा शुरू। और रेनेसा एक ऐसी कड़ी है कि उसने बेसिकली एक्सेलरेट कर दिया पूरा यूरोप। रेनेसा, रिफॉर्मेशन, इनलाइटनमेंट, साइंटिफिक इन्वेंशंस,
इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म देख लीजिए, एक कड़ी हटा दीजिएगा तो यूरोप का पूरा वो सिस्टम है। हम क्या किए, हम दूसरे मामले में फंस गए, वो अलग कहानी है, उस पर कभी अगर बात होगी तो बताएंगे। मुसलमानों में क्या हुआ, क्यों ये इसमें मतलब लाइट्स एंड एस्ट्राइड्स का डिबेट है और तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम बातें। वहाँ से यूरोप का राइज और नया रास्ता ढूंढ के ये सब पूरे एशिया में घुसना शुरू है। एशिया जब घुस गए हैं, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो आपको जो है रॉ मटेरियल चाहिए और मार्केट चाहिए। हमारे राजा बड़े खुश हो रहे हैं कि अरे भाई अच्छा यूरोपियन सामान आया। अब तो मैं कहता हूँ कॉलोनियलिज्म अगर फिर से आएगा तो वो जो है पानी के जहाज से नहीं आएगा, वो अमेरिका में बैठे बैठे इंटरनेट से होगा, होना शुरू हो चुका है। कॉल सेंटर साथ ही क्या खुल रहे हैं और यहाँ अमेरिका फ़ोन करते हैं, दिल्ली से एक बच्चा जवाब देता है आपका, क्योंकि वो सस्ता लेबर है उसको वगैरह। तो क्या हुआ कि साधारण कहते हैं यूरोप के फेवर में चले। एक और इतिहासकार हैं अलीगढ़ के, ये बात पहले भी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा गन पाउडर एम्पायर। आइए खान हमारे टीचर गए हैं अलीगढ़ में, उनको हम लोग गन पाउडर खान भी बोलते थे पीछे। तो उन्होंने एक थियरी दी, गन पाउडर की वजह से ये तीनों एम्पायर बने थे। आपने भी पढ़ा होगा कि बाबर ने गन पाउडर सबसे पहले इस्तेमाल किया नॉर्थ इंडिया, वेस्ट में था पहले। तो इतना बड़ा डिक्लाइन पे फिर लोगों ने काम जब करना शुरू किया, तो सबसे पहला काम जैन सरकार, सर जदुनाथ सरकार, BHU में पढ़ा चुके हैं 2 साल 3 साल, 1918 से 20-22 के आसपास। यहाँ एक जोक है कि बंगाली थे, अंडा भी खाते थे, तो एक दिन अंडे का छिलका उनके घर से बाहर मिला, तो मालवीय जी ने हाथ जोड़ दिया, बोला कि आप चले जाइए। तो जैन सरकार ने 2 किताबें, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, और उसमें उन्होंने ये बात की, और एक है फॉल ऑफ मुगल, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब 5 वॉल्यूम में, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर 4 वॉल्यूम, और ये लंबा अंतराल में लिखा, 1930 तक लिखा है उन्होंने। जैन सरकार के बारे में कहते हैं कि जैन सरकार लिटरेचर के ट्रेंड आदमी है, तो लिटरेचर के हिसाब से वो हीरो और विलन में चीज़ों को देखते हैं, लिटरेचर का ये होता है। और औरंगजेब को वो ट्रेजिक हीरो मानते हैं, दिलीप कुमार के औरंगजेब बहुत शार्प मान रहे हैं, बहुत काबिल आदमी है, सही योद्धा है, सही सक्सेसर है। ऐसे देखेंगे तो औरंगजेब से लायक कोई नहीं है चारों में, दारा तो बिल्कुल लायक नहीं है राज, लेकिन वो गलत रास्ते में फंस गया। वो गलत रास्ते में फंसने की वजह से वो क्या करता है, उसकी धार्मिक नीति, वो कहते हैं कि डकन जो है औरंगजेब के लिए अल्सर का काम कर रहा है। अल्सर एक बीमारी होती है आंत में, जिससे ना आदमी मरता है ना जीता है, क्योंकि वो दर्द होगा, लेकिन उसको फिर ऑपरेशन, पहले के ज़माने में बड़ी दिक्कत होती है, अल्सर हो गया तो आप परेशान रहेंगे, पेट में दर्द होगा, अल्सर है। बस अजब सा मामला औरंगजेब के साथ, सांप सुंदर का जो कहावत हम कहते हैं वो उस तरह। औरंगजेब उन्होंने देखा और उन्होंने सोर्सेस पढ़े, जैन सरकार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सोर्सेस ट्रांसलेट किया उन्होंने, बहुत सारे थीम्स को लिखा है, शिवाजी, उसके अलावा भक्ति मूवमेंट से भी कुछ किताबें हैं, ट्रांसलेशन बहुत है। उन्होंने जब पढ़ा तो उनको लगा कि भाई औरंगजेब की धार्मिक नीति है जिसकी वजह से बहुत दिख रहा है उनको साफ साफ। मंदिरें तोड़ी गई, जजिया लगाया गया, हिंदुओं को टैक्स कलेक्शन के पद से हटाया गया, अब मुअज्जिन को तनख्वाह दी गई, होली पे बैन है, नौरोज पे बैन है, ये तमाम बातें दिख रही हैं, साफ साफ उनको दिख रहा है। अच्छा, हिस्टोरियन क्या करता है, जब इतिहास काम करता है ना, प्राइमरी सोर्सेज पे ही हम लोग की कमी होती है, तो हम लोग घोड़े की तरह पट्टी लगाए काम करते हैं, उतना ही देखते हैं जितना चाहिए होता है, उसके अगल बगल नहीं देखते। हम लोग भी करते हैं, जैसे रेलवे पे काम किया है ऋषिकेश ने, तो वही ढूंढा होगा जो उससे पहले सोच रखा होगा ये चाहिए, लेकिन सही तरीका ये है कि आपको सब ढूंढना है। तो बहरहाल ऋषिकेश सुन रहे हो ना? हाँ, तुम्हारे तो रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए हमने कहा नहीं सर, सुन रहे हैं। ठीक। तो क्या हुआ, तो औरंगजेब ने कहा कि देखिए, औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी, रिमूवल ऑफ नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, imposition ऑफ जजिया, ठीक है, एंड डेक्कन कैंपेन, इसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन।
ठीक है, बड़ा अच्छी बात लगी उस वक्त। पहला काम है, लगा कि हाँ ये बहुत ही विजिबल जो वो है क्या कहते हैं मार्कर है, उसके बेस पे इन्होंने कहा कि औरंगजेब की बिकॉज ऑफ द औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी हिंदूज फेल्ट एलिनिएटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल। यही कहानी है। ठीक है, मान लिया बड़ा काम है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद एक विलियम इरविन की किताब आती है लेटर मुगल 1921 से 22 के बीच में, और उसी के साथ साथ फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर की। एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में एक बात पे और स्ट्रेस दिया है जैन सरकार ने कि औरंगजेब के सक्सेसर्स जो है वो बहुत लायक नहीं। देख लीजिए जहांदार शाह, मोहम्मद शाह से लेके और फिर नीचे पीछे आइए सब शाह आलम तक कोई सक्सेसर अच्छा नहीं है। मोहम्मद शाह को तो रंगीला ही नाम दे दिया, जहांदार शाह को मार दिया गया गद्दी पे, तमाम चीज़। और इमोरल एक्टिविटीज ऑफ मुगल। इमोरल का मतलब है कि उनको अय्याशी में ज़्यादा मिला। अच्छा, अय्याशी सब कर रहे हैं, कोई मुगल राजा ऐसा नहीं है औरंगजेब के अलावा जो अय्याशी नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ पे कमी आती है, जैसे कोई बच्चा जो है अगर पास हो रहा है, अच्छा नंबर पा रहा है, तो उसकी तमाम गलतियाँ, तो पार्टी में भी जा रहा है तो कहते हाँ जाने दो, अच्छा नंबर ले आता है। फेल हो गया ना तो सब पार्टी पे बुखार उतर जाता है। तो वही हाल इन पे हुआ। ये लोग मुगल साम्राज्य डिक्लाइन कर रहा था, ये हुआ कि इमोरल हो। पहले वो मोरल चीज़ है, इमोरल एक्टिविटीज़ की वजह से, और एडमिनिस्ट्रेशन वीक था जिसकी वजह से फिर विलियम इरविन और जैन सरकार भी। और दूसरी बात है इंटरनल थ्रेट बढ़ गया है इस पीरियड में। इंटरनल थ्रेट बढ़ा इस तरह से कि जाट, सतनामी, मराठा, सिख, ये तमाम रिवोल्ट शुरू हुए हैं। और ये रिवोल्ट इतने मैग्नीफाइड पोजीशन पे आए हैं कि मुगल साम्राज्य क्रम्बल करना शुरू कर रहा है और जाट स्टेट बन रहा है। उसके बाद मराठा तो बन ही चुका था मुगल उसके वक्त में, सिख भी बन रहा है। फिर रोहिलास भी निकल फूट के आ रहे हैं यहाँ से। रोहिलास कौन है? रोहिलास जो है वो मर्सनरी सोल्जर्स, जैसे पिंडारी पैसा लेके लड़ते थे, बाद में उन्होंने अपना राज बना लिया। वो वैसे ही हुआ जैसे 80s में बड़े बड़े गुंडे जो थे वो इलेक्शन लड़वाते थे और जिताते थे किसी को। बाद में उनको लगा कि भाई हम क्यों न लड़े, हम किसी को क्यों जिताए, तो खुद ही लड़ने लगे। 90s में आके वो खुद ही एमपी हो गए। तो वही हाल हुआ रोहिलास बराबर। उसके बाद तो तीसरी किताब, ये जमाना है पॉलिटिकल हिस्ट्री, 1916 से लेके 1950 तक है। 57 में सतीश चंद्रा की किताब आती है, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोड। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोड जो है वो एक बेसिकली डाइवर्जन है और एक नया पक्ष देना शुरू करता है। और सतीश चंद्रा कह रहे हैं कि देखिए मुगल साम्राज्य का पतन जागीरदारी क्राइसिस की वजह। अब जागीरदार एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे क्योंकि नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के लोग हैं। जागीर जो है मुगल साम्राज्य में, जागीर जो है पोर्शन ऑफ लैंड दैट वाज गिवन इन लिeu ऑफ सेल्फ। तो हम अगर पढ़ा रहे हैं बीएचयू में, हमें कहा गया कि आपकी तनख्वाह के हिसाब से आपको 5 गांव दिया जाता है, वो आपकी जागीर हो गई, तो हम जागीरदार भी हो गए और उस वहाँ का कर वसूल करके हम अपना खर्चा निकालते। बाद में इसमें ऐड भी कर दिया गया था कि आपको कुछ ट्रूपर्स भी करने हैं, इसलिए जागीर में मनसब में लिखा होता था जात एंड सवार। जात का मतलब है पर्सनल रैंकिंग ऑफ दी मनसबदार, एंड सवार का मतलब द कंटिजेंट यू हैव टू मेंटेन, कितने घोड़सवार आता है, वो बहुत डिटेल है, उसमें नहीं जाए। सतीश चंद्रा कह रहे हैं कि हुआ क्या कि जागीर थी, मुगल साम्राज्य की जो जमीनें थी उसको 3-4 हिस्से में बटा हुआ था। एक हिस्सा खालसा था जो जहाँ से कर राजा के लिए आता था, दूसरा हिस्सा जो था वो मददमाश का मतलब होता है धार्मिक ग्रांट के लिए, और तीसरा बड़ा हिस्सा जो है वो जागीर था जो सैलरी के बदले में मनसबदारों को दिया जाता। तो हुआ ये कि जब डेक्कन कैंपेन शुरू हुआ तो औरंगजेब, डेक्कन जो है औरंगजेब के लिए एक ईगो का प्रश्न, बस जीतना है चाहे जैसे भी जीतना है। और डेक्कन कैंपेन के लिए औरंगजेब ने बहुत रिश्वत दी, वहाँ के नोबल्स को मिलाया। अच्छा, उस जमाने में रिश्वत यही था कि आप हमारे यहाँ शामिल हो जाइए। अकबर ने कहा
कि भाई भारमल कछवाहा जी आप हमारी अधीनता स्वीकार करिए, उसके बदले में आपको मुगल साम्राज्य में एक बढ़िया जागीर देंगे हम मनसब में, जो राजा के बेटे के बराबर होगा। मान सिंह को दिया गया। ठीक है। उसी तरह से रिश्वत दे दे के औरंगजेब ने बहुत लोगों को अपने साथ मिलाया। तो रिश्वत दे के जब मिलाया तो ऑफिसर्स बढ़े तो जमीन भी बढ़नी चाहिए, तो उसमें जमीनें बढ़ी। तो एक क्राइसिस पैदा हुआ। एक कोट है काफी खान का, यक अनार सब बीमार, एक अनार 100 बीमार। तो हुआ ये कि भाई एक अनार 100 बीमारों को खिलाइएगा तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जागीरें कम थी तो शुरू में खालसा से काट के दिया गया, बाद में वो भी कम होने लगी। तो एक क्राइसिस हुआ, जिस क्राइसिस में जागीरदारों पे प्रेशर पड़ा और उसके लिए रिश्वत दे के लोग जागीर दें। तो ये क्राइसिस हुआ। तो जागीर आप जब सही से नहीं मिलेगी तो ट्रूपर्स मेंटेन कैसे करें, तो आर्मी कमजोर हो जाएगी। तो सतीश चंद्रा ये कहते हैं, और यहीं पे अथर अली की किताब है द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब 1966। ये भी करीब करीब यही बात सतीश चंद्रा की मान रहे हैं, लेकिन अथर अली ने तमाम नोबिलिटी का एक डेटा बनाया और डेटा में ये कहा कि भाई मुगल नोबल्स में हिंदू नोबिलिटी जो है अकबर के वक्त में 13%, जहांगीर तक 15 हो जाते हैं, शाहजहां में 22 हैं और औरंगजेब में 33% हिंदू नोबिलिटी। तो वो कह रहे हैं कि जैन सरकार कैसे कह रहे हैं कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था, भाई डेटा से। ठीक, तो एक बात निकल के आई। दोनों ये मानते हैं कि डेक्कन कैंपेन की वजह से मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन। उसके बाद एक बहुत बड़ा काम किया, अभी तक बहुत बड़ा है, इरफान हबीब का द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल 1963। इरफान हबीब 32 साल में किताब आई है, 32 साल के हैं। ऑक्सफोर्ड से पीएचडी किया है मोरिस डोमेरिस के साथ, किताब आई है। वो जो एक्सप्लेनेशन है इरफान हबीब का, अभी तक उससे काट नहीं है। अगर सेंटर पे बात करें तो रीजन पे आप घेर दिया लोगों, रीजन में बहुत सारे बातें आई हैं। इरफान हबीब ने कहा देखिए मेरी किताब का नाम है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। ये एक जवाब है मोरलैंड की किताब का, जो ये कहते हैं एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम। कहते हैं कि भाई मुस्लिम इंडिया नहीं है, मुगल इंडिया। मुगल है, मुस्लिम का मतलब है मुगल मुसलमान तो हैं लेकिन तमाम मुसलमानों के ठेकेदार तो नहीं। पहली बात। इरफान हबीब ने कहा था कि सतीश चंद्रा की बात बहुत हद तक सही है कि जागीर की वजह से डिक्लाइन हुआ, लेकिन एग्रेरियन क्राइसिस मेन वजह है। और एग्रेरियन क्राइसिस क्या, ये समझाना पड़ेगा। एग्रेरियन क्राइसिस ये है कि इरफान हबीब ने कहा था कि जागीर जो दी जाती थी तो ट्रांसफरेबल, 3 साल 2 साल 3 साल के लिए। तो जब ट्रांसफरेबल होगा तो हम उसमें पेड़ नहीं लगाएंगे। हमें कोई ऐसा मकान मिले जो 3 साल के बाद बदलना होगा तो आम का पेड़ तो हम कतई नहीं लगाएंगे, बहुत शरीफ होंगे तो लगा देंगे, तो कल आते आते दूसरा आदमी आ जाए। तो जागीर में कभी भी जागीरदार मेहनत नहीं करता था प्रोडक्शन बढ़ाने। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी कमी जागीर में थी। दूसरी बात इरफान हबीब ने कही कि देखिए होता क्या था कि मुगल ऑफिसर है मान सिंह, बिहार के गवर्नर है, जागीर उनको दी गई पटना के आसपास, तो जागीर संभालेंगे। लेकिन वही जागीर ट्रांसफर करके उनको दे दी गई संभल में या दिल्ली के आसपास, तो वो वसूल करने फिर कर जाएंगे वहां। तो उन्होंने अपना एक एजेंट रखा और उस एजेंट को कहा कि कर वसूल करो। मुगल सिस्टम जब मजबूत था तो प्रेशर था, वो लोग जो है बेईमानी नहीं करते थे। जब औरंगजेब डेक्कन में इन्वॉल्व हुआ तो जो इजारादार एक वर्कर थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मर, उन्होंने क्या किया कि प्रेजेंट से ज्यादा पैसे वसूल, 1 लाख का ठेका लिया, 2 लाख वसूल कर रहे, पूछने वाला कोई। तो प्रेजेंट परेशान हुए और जमीन छोड़ के भागने लगे। और जब जमीन छोड़ के भागे तो जमींदारों ने कहा कि भाई जिससे परेशान हो रहे तलवार पकड़ो और लड़ो उनसे, वो हटाओ। और ये तमाम रिवोल्ट जो है, जाट, सतनामी, सिख, मराठा, ये तमाम पीजेंट कम्युनिटी। तो उन्होंने कहा कि ये इरफान हबीब के ये कहना। इरफान हबीब के काम पे 2 काम और आए।
इरफान हबीब ने कहा क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर, मतलब है एग्रेरियन क्राइसिस का। दिलबाग सिंह और एस सी गुप्ता, दिलबाग सिंह जेएनयू में प्रोफेसर रिटायर हुआ, एस सी गुप्ता अलीगढ़ में, दोनों ने राजस्थान पे काम किया और उन्होंने कहा कि नहीं, राजस्थान में जागीरदारी क्राइसिस नहीं है। तो श्री मोर्शी इरफान हबीब के स्टूडेंट हैं, वो भी हमारे टीचर हैं इत्तेफाक से, उनका एक आर्टिकल आया, उन्होंने कहा कि जयपुर का इलाका राजपूताना का कभी भी मुगल का डायरेक्ट डोमिनेशन में नहीं था, वो वतन जागीर था और इस तरह से बचा लिया। बहरहाल उसके बाद बहुत सारे इतिहासकार हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ, एम.एन. पियर्सन, शिवाजी एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जेफ रिचर्ड्स, गोलकुंडा पे काम है। उसके बाद पी.के. काल्किन का काम है रीजन रूलिंग ग्रुप ऑफ बंगाल पे, और एक बड़ा काम है ग्रेट फॉर्म थियरी ऑन द डिक्लाइन ऑफ मुगल कैरन लिनॉर्थ का, जिन्होंने कहा कि डिक्लाइन जो हुआ है मुगल एम्पायर का, वो कॉरपोरेट ग्रुप ने जो पहले मुगल्स को फाइनेंस करते थे, बाद में रीजनल स्टेट्स को फाइनेंस किया और फिर बाद में ब्रिटिश को। ठीक है, ये सब काम सब कोटते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अब हम आ रहा हूँ दूसरा पक्ष। दूसरा पक्ष ये है, दो कहानियां हैं। कहानी यह है कि एक बार जहांदार शाह राजा बना, तो राजा बनने के बाद राजा बन गया, उसकी बीवी की एक दोस्त हुआ करती थी, उसी का एक दोस्त हुआ करता है सब्जी बेचने वाला, उसकी बीवी जो थी वो रानी की भी दोस्त हो गई। तो राजा बनने के बाद जहांदार शाह एक दिन टांगे पे उसके बैठ के बीवी के साथ, उसके टांगे पे बीवी और खुद बैठे और बोले कि यार हमको पुरानी दिल्ली ले चलो। लाल किला से निकले और जामा मस्जिद के इलाके में, और वहां जाके इन लोगों ने खूब देसी शराब, तीनों ने खूब किया और वापस आए। रानी उतर के कमरे में चली गई, जो कोचवान था वो भी अपने चला गया, बादशाह वहीं तो रात हो गई। पता नहीं बादशाह का सुबह में ढूंढाई हुई कि भाई कहाँ गया, राजा गायब होना बहुत बड़ी बात। ढूंढा गया, तो ढूंढा गया जब तो देखा गया कि भाई साहब पड़े हुए। इसको पुराने इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये तो गजब हो गया, राजा शराब पी रहा है सब्जी बेचने वाले के साथ, बीवी को लेकर शराब पीने गया हुआ है, रात भर गायब है, शराब पी के धुत पड़ा हुआ है, इससे बुरी बात है। मतलब समाज कहता है ना कलयुग आ गया। तो पुराने लोगों से पूछिएगा तो बोलेगा कि अरे भाई इस वजह से कलयुग आ गया कि लड़के अभी डांस कर, नए जमाने से पूछिएगा बोलेगा अरे हमारी बेटी अच्छी डांसर है। खेल तो ये है। ये कहानी हम इसलिए कह रहे हैं, मुजफ्फर आलम ने जो रिवाइज किया उसने कहानी को मेंशन किया है। नए लोग कहेंगे कि इससे अच्छी बात क्या होगी कि एक राजा जो है वो सब्जी फरोश का भी दोस्त है, बीवी के साथ जाके शराब पी रहा है। मॉडर्निटी तो बहुत लोग ऐसे भी मानते हैं ना। तो ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि ये समझ में आए कि कैसे नोशन चश्मे काम करा, और यहाँ से एक नई शुरुआत होती है जिसको बाद में रेविजनिस्ट कहा गया। सी.ए. बेली का काम सबसे पहले आता है। सी.ए. बेली ने द रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार, नॉर्थ इंडियन सोसाइटी इन द एज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन 1707 में इन्होंने किया। और सी.ए. बेली ने दूसरी तरह की बात, पहली बात सी.ए. बेली कह रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म जो आया है वो अचानक नहीं आ गया है, वो लॉन्ग ड्रॉन हिस्टोरिकल प्रोसेस है। तो पहले से चला आ रहा है, जिस तरह से हम चल रहे हैं कॉलोनियलिज्म आना ही आना था। यूरोप इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको फैक्ट्रीज है, उसका पेट भरना है, तो तमाम चीजें होनी होंगी। दूसरी बात कह रहे हैं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर को पॉजिटिव लाइट में देखिए, जिसमें कॉर्पोरेट ग्रुप्स, जो कैरन लिनॉर्ड बात कह रही है उसी बात को ये दोहरा रहे हैं, एंड सोशल क्लासेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, जिन्होंने कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मुगल एम्पायर, और ये कह रहे हैं कि देखिए एग्रीकल्चर जो है उसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा आपको 18वीं सदी में देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन है, व्यापार बढ़ा है, प्राइस का राइज हो रहा है, तो पैसे आने शुरू हुए, और पैसे आने शुरू हुए तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने
जो पहले मुगल को फाइनेंस करते थे, उनको लगा कि अब रीजनल स्टेट्स हमारे ज़्यादा सूदमंद है। यही अंबानी जो है, इससे पहले तो मुलायम सिंह के साथ बहुत करीबी थे, अब मोदी जी के साथ है, अगली बार कहीं और होंगे, तो कॉर्पोरेट ग्रुप तो वक्त के साथ जाए। तो इन लोगों ने साथ देना शुरू किया आपके रीजनल स्टेट्स को, बाद में इन्होंने ब्रिटिश के साथ। तीसरी बात ये कह रहे हैं बेली कि कंपनी का जो रोजीम है वो बहुत अलग नहीं है, वो एक तरह से वाइट मुगल्स है, मुगल्स के तमाम चीजों को फॉलो कर रहे हैं। वाइट मुगल्स, एक बाद में किताब भी आई डाल पर। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पावर का गेम खेला हिंदुस्तान में, वो रीजनल स्टेट्स के साथ मिल के खेला। ये हम भी जानते हैं कैसे वो पैक कर रहे हैं, कैसे वो ट्रीटी हो रही है। और वहां पे वो जो गेम खेल रहे हैं वो इंडियन कैपिटल पे गेम खेल रहे हैं, अपना कैपिटल यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे जो पैसा कमा रहे हैं उसी पैसे से वो इंडियन स्टेट्स को इधर से उधर लड़वाते हैं, उसमें गेम कर रहे हैं और इसका फायदा उठाते हैं। ठीक, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, बैंकर्स, स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स का इमरजेंस हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य में डिक्लाइन वर्ड ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ये लोग आप कर रहे हैं डिसइंटीग्रेशन। और लास्ट बात जो बेली कह रहे हैं, मुगल इकोनॉमी रिटेन हो रही है डिफरेंट लेवल पे। जफान अभी और कह रहा है कि मुगल इकोनॉमी ध्वस्त हुई, कह रहा है कि नहीं, कस्बा और गंज में मुगल इकोनॉमी रिटेन। इसमें और बातें हैं, मैं स्किप करूँगा। ठीक है, फिर आए मुजफ्फर आलम ये किताब आई, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर इन मुगल नॉर्थ इंडिया, अवध एंड पंजाब, 1707 से 1748। सतीश चंद्रा के भी स्टूडेंट रहे हैं, ये इरफान नबी के स्टूडेंट रहे हैं। सतीश चंद्रा के थेसिस को एक्सटेंड करते हैं और ये कहते हैं कि पहली बात कि मुगल एम्पायर नहीं है, मुगल स्टेट। सतीश चंद्रा ने एक वर्ड यूज किया था कि मुगल एम्पायर was not Mughal empire, that was a Mughal state, and that was compromise between state zamindars and peasants. तीनों में एक अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए चल रहा था। मुजफ्फर आलम ने कहा कि इस बात को मानते हुए मैं ऐड कर रहा हूँ कि मस्जिद नमाज होल्डर्स जो रिलीजियस गारंटीज है वो भी इसके एक पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, और मुजफ्फर आलम कहते हैं कि 18वीं सेंचुरी में ये जो कॉम्प्रोमाइज है वो वीकेंड होना शुरू, कमजोर होना शुरू। जो किसानों पे बोझ पड़ा, किसान जो है मुगल राज से अलग होने लगे, जमींदारों ने उसको और करीब किया और कहा कि भाई अब लड़ो, और लड़ के उन्होंने मुगल साम्राज्य जीता। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब एम्पायर नहीं है तो डिक्लाइन नहीं होगा, स्टेट है तो डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तीसरी बात ये कह रहे हैं रीजनल डायनामिक चेंज and economic reorientation 18th में शुरू हुआ। रीजनल डायनामिक चेंज एंड इकोनॉमिक रीओरिएंटेशन। दिल्ली और आगरा का ट्रेड व्यापार जो है हमें डिक्लाइन में दिखता है, लेकिन बंगाल, अवध, रोहिला, पंजाब ये हमें राइज दिखता है। पुराने इतिहासकारों ने दिल्ली और आगरा के बेस पे पूरे हिंदुस्तान को नाप दिया, हालात खराब हो गए हैं, तो इसको ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मुजफ्फर आलम डिसेंट्रलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन पर फोकस करते हैं। कहते हैं देखिए डिसेंट्रलाइजेशन, पहले जो है सब पावर जो है सेंटर के पास था, अब रीजन पावरफुल इमर्ज हो रहा है, इसलिए उसको हम निगेटिव वो नहीं मानेंगे, इसको हम पॉजिटिव भी मान सकते हैं। क्राइसिस कह रहे हैं, क्राइसिस जो है प्रोडक्शन पे नहीं है, बेसिकली कंट्रोल का क्राइसिस। जब हमारे हाथ से चला गया तो इरफान नबी कह रहे हैं क्राइसिस हो गया, वो अब आपके हाथ में नहीं है, अब रीजन के हाथ में चला गया। अवध का नवाब डील कर रहा है, बंगाल का नवाब डील कर रहा है, और पंजाब और अवध में मुजफ्फर आलम का काम उसी एरिया पे है। वो कह रहे हैं इंक्रीज है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में इंक्रीज, इसका मतलब पोजीशन अच्छी हो रही है, न कि खराब हो रही है। ठीक है, तीसरी बात, पहले सेंटर कंट्रोल कर रहा है रीजन को, अब रीजन कंट्रोल कर रहा है सेंटर को। ठीक है,
और मुजफ्फर आलम और संजय सुब्रमण्यम की जो किताब है द मुगल स्टेट, उसमें ये लोग कहते हैं कि मुगल एम्पायर है एक पैच वर्क क्विल्ट है, ना के वॉल टू वॉल कारपेट। एक सेंटेंस में तमाम बात करने की कोशिश की गई है कि पैच वर्क क्विल्ट है, पैच वर्क से एक लिहाफ बनाया गया है, न कि वॉल टू वॉल कारपेट। तो वॉल टू वॉल कारपेट मान रहे हैं पुराने हिस्टोरियंस, मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है पैच वर्क है, और वो पैच जब तक चलता रहा, जब तक धागा मजबूत रहा, वो पैच चलता रहा, धागा कमजोर हो गया, पैच टूट गया। उसके बाद दूसरा काम है चेतन सिंह का। चेतन सिंह ने मुजफ्फर साहब के स्टूडेंट रहे, पंजाब में थे, पंजाब पे काम किया है। इनकी किताब का नाम है रीजन एंड एम्पायर, पंजाब इन 17th सेंचुरी। ये जो बातें करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई 17th सेंचुरी पंजाब बहुत फर्टाइल है, सिल्टिंग और सॉइल की वजह से नदियां हैं और ज़मीन काटती हैं, तो फर्टिलिटी बहुत बनी हुई है, पंजाब में कभी क्राइसिस नहीं आया है, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन बहुत बढ़ा है 18th सेंचुरी में। मुगल एम्पायर का रिलेशन पेरिफेरी के जो लोग हैं रीजन के, उनसे अच्छे नहीं थे, उनसे मतलब ही नहीं था मुगल साम्राज्य। एक गवर्नर भेजा, वो काम चलाता था। चेतन सिंह कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है। बाद में जो रीजनल स्टेट्स बने तो उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होती, तो वो रीजन के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं बनिस्बत। नो ओवरऑल इकोनॉमिक डिक्लाइन और पॉलिटिकल एंड सोशल फॉर्म्स ऑल्सो सर्वाइव कुछ इलाकों में जहाँ का मुगल रीच ही नहीं। तो बहुत सारी बातें स्किप करके मैं ये बातें बताता आया हूँ। इसके बाद बहुत सारे और हिस्टोरियंस हैं, कल्चर पे भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आप बातें लंबा न खींचते हुए, क्योंकि बोलने वाला तो झोंक में होता, बोल देता, सुनने वालों को लगता है कब छोड़ेगा। तो इसी के बाद साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। कुछ बात पूछेंगे तो और बातें नहीं। थैंक यू सर। अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा कि जो प्रतिभागी हैं वो आपके समक्ष प्रश्न रखें। तो जितने यहाँ पे प्रतिभागी हैं, अगर वो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं सर से इस संदर्भ में, तो आप अपनी बात कर सकते हैं। हेलो हाँ हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोग सर आपके टेबल सिस्टम के विद्यार्थी रहे हैं, और आप लोग परंपरा की शुरुआत हम लोगों में किया। सर मैं 18th सेंचुरी के संदर्भ में जैसे एक डिसइंटीग्रेशन या डिक्लाइन और दूसरा ग्रोइंग और फ्लावरिंग की जो बात है, सर हम देखें जो भी लोगों ने 18th सेंचुरी पे काम किया, उनका सेंटर या तो पॉलिटिकल अप्रोच रहा है या इकोनॉमिक सेंट्रिक रहे हैं, अर्थ केंद्रित रहे हैं। और जैसे एमएन पियर्सन की बात कर लें, चाहे सीए बेली की बात हम कर लें, चाहे चेतन सिंह की बात कर लें, या लियोनार्ड कैरोलिन की हम बात कर लें, तो क्या सिर्फ अर्थ के आधार पे किसी सदी को हम इकोनॉमिक ग्रो या फ्लावरिंग की बात कर दें, या सिर्फ उसके डिक्लाइन की बात हम कर दें, तो सिर्फ इस एक एस्पेक्ट से, चाहे इकोनॉमी हो चाहे पॉलिटिकल हो, उससे पूरे सदी को देखना क्या सही है? दूसरा सर एक और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि 18th सेंचुरी को भी दो भागों में सर जनरली अगर हम देखें तो 1757 के बाद से पॉलिटिकल सिनेरियो में एक बड़ा परिवर्तन दिखता है। और पूरे 18th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो हम 1707 से या 1700 से लेकर अगर 1800 या 1805-6 तक अगर जो भी हम मान ले सर फ्रेम आते हैं, इन दोनों में पॉलिटिकल क्षेत्र में भी एक बड़े चेंजेस हैं। खासकर 1757 के बाद से एक पूरा मतलब जो दृश्य है वो बदल जाता है, खासकर मराठों के संदर्भ में या ब्रिटिश शासन के संदर्भ में। तो इन दोनों परिवर्तन को भी सर इसी पीरियड में हम देखते हैं। तो पूरे अप्रोच को एक साथ जो पॉलिटिकल चेंजेस है उसको एक सदी में रखकर देखने पे कोई एक फिगर ड्रॉ कर लेना, चाहे वो डिक्लाइन का हो, चाहे फ्लावरिंग का हो, या कंटिन्यूटी एंड चेंजेस का हो, क्या ये हिस्टोरिकल ढंग से सर करेक्ट है?
सर आवाज नहीं आ रही है। सर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। आप सर नीरज जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ हाँ नीरज, इकोनॉमी देखिए, मार्क्सिज्म के बारे में कहते हैं कि यू लाइक इट और डिसलाइक इट बट यू कांट इग्नोर। तो मार्क्सिज्म ने बड़ा चेंज किया हिस्ट्री में, ठीक है। उसको आप मतलब है कि इग्नोर तो नहीं कर सकते, इग्नोर करेंगे तो आपको कुछ पूछेगा, ये तय है। तो इकोनॉमी पे इसलिए ज्यादातर काम हुए हैं और इकोनॉमी ही डिटरमाइन करता है। और सही मायने में इधर अगर काम देखिएगा तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टेम्पल, दरगाह, इस टाइप के भी काम मिल रहे हैं। और जहां आप दिमाग लगाइएगा तो इकोनॉमी आ जाएगा, धर्म में भी आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप लोग सब समझते हैं, हर चीज इकोनॉमी से डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में इधर काम बहुत हुए कल्चर पे जो काम हुए हैं सोसाइटी पे, उसमें भाई जैसे शुरुआत में तो अतहर अली, रघुवंशी, के दत्ता, इन लोगों ने कहा कि बहुत बुरा हाल है। बाद में जो काम हुए जिसमें आपके केन पनिक्कर का एक आर्टिकल है, पीजे मार्शल की किताब है, मुज़फ़्फ़र आलम का काम है, अतहर अली ने फिर जो निगेटिव एस्पेक्ट देते हैं, हमने भी थोड़ा बहुत कुछ किया है। तो ये तमाम लोग ये जाहिर करते हैं कि 18वीं सेंचुरी बहुत वाइब्रेंट है, और इतना वाइब्रेंट है कल्चरली कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जैसे मोहम्मद शाह को कह दिया गया कि रंगीला था, क्यों? क्योंकि वो नाच गानों में इंटरेस्ट रखता था। लेकिन हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उसके पीरियड में नाच गानों में कितना डेवलपमेंट हुआ। मेजर डेवलपमेंट आपको वहाँ म्यूजिक में दिख रहा है, हमने इग्नोर कर दिया। 18वीं सेंचुरी पे हमने इकोनॉमी पे देखा, टीपू सुल्तान के कंट्रीब्यूशंस को हम भूल गए, ठीक है। उसी तरह से कल्चर में आप आइए भाई, उर्दू जबान, उर्दू हिंदी, बल्कि उर्दू तो एक जबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की जो जबान है वो उर्दू हिंदी दोनों एक साथ इमर्ज कर रही, 18वीं सेंचुरी में इमर्ज कर रही। अगर मुगल डिक्लाइन, मुज़फ़्फ़र आलम का एक आर्टिकल है, क्या नाम है उसका, परसूट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वो कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन नहीं होता तो उर्दू हिंदी का डेवलपमेंट ही नहीं। तमाम एटिकेट्स, मैनरिज्म से लेके तमाम चीज़ों में आप देखिए डिक्लाइन हो रहा है दिल्ली, हमने ये देखा। हमने ये नहीं देखा कि अवध इमर्ज कर रहा है। मीर जब अवध में आते हैं लखनऊ में, तो उन पे कमेंट हो रहा है उनके कपड़ों पे। तो वो शेर है, क्या बूदबाश पूछो पूरब को साकिनो, मुझको गरीब जान के हंसत पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। 2 लाइन छोड़ दिया मैंने। मतलब है, कह रहा है कि तुम आज हम पे हंस रहे हो, हम ऐसी जगह से आए। अवध इमर्ज कर रहा है कल्चरल सेंटर। लखनऊ बड़ा कल्चरल सेंटर है, फैजाबाद है, अजीमाबाद है, मुर्शिदाबाद है, हमने इसको छोड़ दिया। ट्रेड बहुत इमर्ज कर रहा है उस पीरियड में, जिसको हमने छोड़ दिया। मुगल राजा मोहम्मद शाह बहुत अच्छा पोएट है, औरंगजेब की बेटी मख्फी नाम से शायरी कर रही है, सब हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमने मान लिया कि 18वीं सेंचुरी जो है डिक्लाइन कर रही है। रिलीजियस स्फीयर में आइए, मेजर चेंजेस हैं पॉलिटिक्स में नहीं। जी क्या मैम? नहीं, हम कह रहे हैं कि हर एक की टैलेंट अपनी होती है। आवाज रुक जा रही है आपकी आवाज। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिए। तो देखिए, जैसे मैंने अपने पीएचडी में लिखा था कि मुगल एम्पायर वाज पॉलिटिकली डिक्लाइनिंग बट इन द कल्चरल एंड रिलीजियस सेंस इट वाज एफ्लोरेसेंस। हमारे एक्सपर्ट थे जे.एस. ग्रेवाल, आप लोग जानते होंगे कि नहीं, पंजाब के बड़े हिस्टोरियन जे.एस. ग्रेवाल। हाँ, उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कह रहे हैं, पॉलिटिकली आप डिक्लाइनिंग इसलिए कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के सोर्सेस पढ़ रहे हैं। पंजाब में आइएगा तो पंजाब में बल्ले बल्ले हो रहा है कि मेरा राज बन गया। तो चश्मा कौन सा आप लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट।
मुगल चश्मे से देखिएगा तो जाट जो है वो लुटेरे हैं, मराठा चूहे हैं, ठीक है। तो एक बात। दूसरी बात, जो 1757 के बाद जो चेंजेस है, दो वाकई मुजफ्फर आलम का काम 48 तक है, तो ये मेजर चेंजेस हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इतने हिस्टोरियंस ने काम किया है बंगाल पे, खास तौर से ट्रेड पे सुशील चौधरी से लेकर रजत दत्ता और इतने लोग हैं कि उन सबको हम मेंशन देखिए, उसको बांट के भी सही मानने में अगर लेक्चर हो, अगर हम 18वीं सेंचुरी जब कोर्स पढ़ाते हैं तो आप तो बहुत बुरा हाल हो गया, 5-6 बच्चे आते हैं। ये लोग जब थे शशि वगैरह तो 30-40 बच्चे थे, तो मज़ा आता था। तो अब शायद इतना बड़ा बैच मिलेगा तो मैं उनको बांट के पढ़ाऊंगा। 1757 से पहले की हिस्टोरियोग्राफी, 1757 के बाद की हिस्टोरी, तो बड़ा फर्क है। लेकिन जनरल रीडर्स के लिए हम ऐसे ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक। और कोई? जी जी, धन्यवाद सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। मेरा एक प्रश्न है। रोहित कुमार सर वो पूछना चाहते हैं कुछ आपसे। जी, तो शक्ल भी दिखा दीजिए। हाँ, थैंक यू सर, प्रणाम सर। अच्छा तुम हो, हमने कहा खाली रोहित आ रहा है। चलो। हाँ, सर एक ऑब्जर्वेशन है सर कि हाँ, मिडिवल एज में हिंदू मुस्लिम रिलेशन को लेकर के ताराचंद का अपना मत है और अरशी मजुमदार साहब का अपना मत है। 18वीं सेंचुरी को लेकर के हाल के समय में कुछ कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कम्युनलिज्म के प्री कॉलोनियल रूट की तलाश की है, जबकि बिपिन चंद्रा या फिर जो बाकी जो मॉडर्न मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे वो उसको एकदम मॉडर्न फिनोमेना मान रहे थे, ब्रिटिश रेजीम से जोड़ करके देख रहे थे। लेकिन आधुनिक समय में कुछ नव साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने या कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस ने उसको 18वीं सेंचुरी या फिर अंग्रेजों के आगमन से पहले ले जाने की कोशिश की है। तो इनके आर्गुमेंट में जैसे आरसी मजुमदार भी कहते हैं कि कोई मतलब हिंदू मुस्लिम जो एक कंपोजिट कल्चर जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ताराचंद कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। तो आरसी मजुमदार के आर्गुमेंट में और जो ये न्यू कॉलोनियलिस्ट लोग थे या जो कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी से जुड़े हुए लोग हैं, क्या लिंकेजेज हैं सर, क्या बेसिस है उनके आर्गुमेंट्स का? बेसिस क्या है, देखिए क्या हुआ। तो देखिए आरसी मजुमदार या ताराचंद, ये सब जो हिस्ट्री राइटिंग है इनकी बात की है। बात की मतलब है ब्रिटिश हिस्टोरियंस के बाद, ओरिएंटलिस्ट और एम्पीरियलिस्टों के बाद। ओरिएंटलिस्ट और एम्पीरियलिस्टों ने जो हमारा इतिहास बनाया, जैसे कि हमारी हिस्ट्री राइटिंग जो शुरू हुई है वो शुरू हुई है रिस्पॉन्स टू यूरोपियन हिस्ट्री राइटिंग ऑन इंडिया। हमने रिस्पॉन्ड किया है उसको, और रिस्पॉन्ड करने में ये बताया कि हमारे यहाँ 2 ग्रेट राजा थे, हमारे यहाँ गोल्डन एज था, हमारी कॉलोनीज थी, तमाम चीज़ें थी। लेकिन उसका एक कॉस्ट भी था, हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है। नेशनलिज्म का एक कॉस्ट था कॉम्युनलिज्म, ठीक है। और वो शुरू हो गया साथ ही साथ जो एक आर्गुमेंट है ओरिएंटलिस्टों का कि भाई हिंदू इस लायक ही नहीं थे कि राज कर सके अपने ऊपर, इसलिए बाहर के लोगों ने राज किया। मुसलमान इनसे सुपीरियर थे, इसलिए इन पे आके राज करने लगे, और बाद में वो भी कंटेमिनेटेड हो। तो हिंदू राइटिस्ट जो हिस्टोरियंस जिन्होंने राइटिंग की, उन्होंने कहा कि नहीं गलत बात, हम बहुत अच्छे थे, हमारा एंशियंट इंडिया में सब कुछ अच्छा था, न पर्दा था, न सती था, न कुछ था। मुसलमान आए हैं तब से हमारे हालत खराब। और मुस्लिम राइटिस्ट ने, आमिर अली वगैरह का नाम आता है, कुरैशी, उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बात सही है आधी, कि ये लोग किसी लायक नहीं थे, हम आए हैं तो हमने इनको लायक बनाना शुरू किया, लेकिन हम इनके जैसे हुए नहीं, हम अभी भी इनसे सुपीरियर हैं। तो आप गोल में बैठ गए जाके वहाँ। अच्छा, गोल में जब बैठ गए तो फिर उन्हीं का प्ले ग्राउंड पे हमने खेलना शुरू, ठीक है। वही हाल 18वीं सेंचुरी में हुआ। 18वीं सेंचुरी में जो नेशनलिस्ट, जो पुराने इतिहासकार है, वो ये जाहिर करने लगे कि देखिए 18वीं सेंचुरी का हालत बहुत बुरा, क्या हालत बहुत बुरी थी। 18वीं सेंचुरी क्योस था, इसलिए ब्रिटिश आ गए, अदरवाइज वो नहीं आ पाते। तो उसमें कुछ ने कहा पॉलिटिकल क्योस था, इरफान नबी वगैरह ने कहा इकोनॉमिक क्योस, ठीक है, जिसको अभी करेक्ट करने की कोशिश हो रही है। तो हुआ क्या कि आरसी मजुमदार वगैरह में अब 2 ट्रेंड आया। ताराचंद ने लिखा भाई कंपोजिट कल्चर का डेवलपमेंट है, मुसलमान आए तो ऐसा नहीं हुआ। कि फिर ताराचंद का जवाब में भाई जैसे ललित गोपाल पढ़िएगा तो कह रहे हैं कि तमाम मामला ये जो हो रहा है ये अब 2 खिल।
एक खीमा कह रहा है कि देखिए जो ताराचंद और मोहम्मद हबीब वाला है, जिन्होंने सूफीज़्म वगैरह को लेकर बात करनी शुरू की, उन्होंने एक गलती उनकी भी है कि बहुत सारे फैक्ट्स को उन्होंने भी छुपाया। वो ऐसे फैक्ट जिनसे लगा कि कंटेंशन होगा तो छुपाया गया। दूसरा जो ग्रुप है जिसमें ठीक है, ये आप आरसी मजूमदार तक जा रहे हैं, वो एक पक्ष दे रहे हैं, ठीक है कि भाई, लेकिन भाई एक हिस्टोरियन के नाते और हिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते अगर आप देखिएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो समाज मिले और कोई अच्छी बातें ना निकले। भाई अच्छी निकलेंगी या बुरी निकलेगी, दोनों निकले, ठीक है। अब लेने वाला हमने बोल ही दिया पहले कि हम इतिहास क्या करते हैं, वही लेते हैं जो हमको सूट करता है अपने हाइपोथेसिस में। इधर बेली ओली ने असर्ट करना दूसरी तरह शुरू किया, ओपरी हिस्ट्री ऑफ कॉम्युनिज्म टाइप का जो बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आने पे ही कॉम्युनिज्म शुरू हुआ, ये पहले से आ रहा है। जिसका जवाब बहुत अच्छा हरवंश मुखिया के एक एडिटेड किताब है, कॉम्युनलिज्म के नाम से कुछ है, देखो हरवंश मुखिया ने एक एडिट किताब की है, कॉम्युनलिज्म कुछ आगे है या क्या है, देखना 2-3 लोगों ने, उसमें इसका जवाब है। वह मेडिवल इंडिया पे कॉम्युनलिज्म पे है, मॉडर्न इंडिया पे है, हमने बहुत पढ़ी थी, अब भूल भी गए। तो अब उधर का असर्शन है, उसी असर्शन में तीर्थंकर राय भी आए। तीर्थंकर राय ने अभी से 10 साल पहले कह दिया कि ब्रिटिश आए तो फायदा ज़्यादा पहुंचाया है, और हम लोग जब जेएनयू कोर्स वर्क करने गए उसका, तो तीर्थंकर राय ही निशाना था और तीर चलाए जा रहे थे। और जब उसने कुछ बातें कह दी, हाँ उसकी बातें भी सही है, ऐसा नहीं है भाई, आप जब हिस्टोरियन काम करता है तो कुछ एग्जैजरेट भी करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिंपली फैक्ट्स के बेस पर खेल हो जाएगा। आप भाषा भी तो ऐसे रखेंगे ना जिसकी वजह से आपकी अहमियत बनेगी। तो ये बेसिकली वही प्ले ग्राउंड पे हम अभी भी खेल रहे हैं। बाद के जो हिस्टोरियंस हैं, जिसमें आपके केसलाल बेस्ट एग्जाम्पल, हिस्ट्री ऑफ खलजीज बेस्ट किताब, इरफान हबीब से भी कहिएगा तो बढ़िया किताब मानेंगे। बाद में ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, एल श्रीवास्तव, बी आर ग्रोवर, इन इतिहासकारों का एक थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। और बैकग्राउंड जब हम देखेंगे तो आप ये समझ में आए कहीं पर्सनल मामला भी इंटरव्यू, ये लोग काबिल लोग थे, ये लोग बदायूनी वाला मामला है कि हम काबिल हैं, हमको वो स्पेस नहीं दिया गया, तो हम आपसे अपोजिट बातें भी उजागर करें, समझ रहे। ये पुराने इतिहासकार हैं सब, नए में तो नहीं है, नए में तो भूल जाइए, नए में तो इतिहास चलता नहीं है। वो आपके यहाँ लेक्चर में भी आ गया कि भाई मिथ जो है और लिटरेचर जो है वही इतिहास है। अब हेरामन जी को कह गए, क्योंकि वो इसलिए कह गए हैं क्योंकि अब अभी उनकी धारा कुछ और है, तो ये सब बात है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इस बात पे है, ठीक है। कोई और? थैंक यू सर। तो खत्म करें। केस भगत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। यस सर, मेरा एक सवाल है। केस भगत जी सुन रहे हैं? यस सर। सेंट्रल लाइब्रेरी के कॉरिडोर में बैठे हुए हैं, वो दिख रहे हैं। हाँ जी फरमाइए। सर मेरा सवाल यह है कि सर 18th सेंचुरी में यूरोपियन कंपनीज है और यूरोपियन ट्रैवलर्स है, वो कैसा ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या फिर सब सोशल डेवलपमेंट्स पर, क्या ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं 18th सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में देखो ट्रैवलर्स उससे पहले ज़्यादा आए हैं बनस्पत 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तो ये लोग खुद ही लिखने लगा ना, यूरोपियन, और हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत हुई। तो जो राइटिंग की शुरुआत हुआ है तो धीरे धीरे जस्टिफिकेशन शुरू हो चुका है, और उन्होंने अपने लोग भी तैयार किया। ऐसे ही थोड़ी फोर्ट विलियम कॉलेज शुरू कर दिया जा रहा है भाई। उन्होंने भाई जेम्स मिल की किताब आ गई है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, पीरियडाइजेशन कर दिया गया उसमें, वो बंदा इंडिया आया नहीं, हिस्ट्री लिख दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू सिखाया जा रहा है, सब टेक्स्ट को उर्दू में ट्रांसलेट किया जा रहा है, सब काम तो वही करके जा रहे हैं। मैक्सिमम टेक्स्ट को ट्रांसलेट करा दिया, क्यों? क्योंकि वो ऑफिसर्स को पढ़ना था, उसको समझना था। अब आइए धार्मिक ग्रंथों को ठीक ठाक स्टैंडर्डाइज किया, ज़्यादातर ट्रांसलेशन पर्शियन के तो वही कर रहे। इलियट एंड डाउसन 8 वॉल्यूम में आपका लिख दे रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, और हर वो चीज़ उठाया है उसमें जो कंट्रोवर्शियल है, वही ट्रांसलेशन। अकबर पे कुछ नहीं मिल रहा है तो अकबर के बारे में कह रहा है कि इतना
क्रूड आदमी है कि आदम खान को छत से फेंकवाता है, मरता नहीं है, दोबारा फेंकवाता है। और फिर एक हिस्टोरियन और आते हैं, मोरलैंड, सॉरी दूसरे क्या है मोरलैंड के अलावा, V.A. स्मिथ, ठीक है, और मोरलैंड, दोनों की राइटिंग पढ़ ली, जस्टिफाई कर रहे हैं। इकोनॉमी का डिबेट है बाकायदा 1601 1901 1601 प्रोस्पेरस है, 1901 प्रोस्पेरस, और ये साबित कर रहे हैं इंपीरियलिस्ट कि 1601 से ज्यादा प्रोस्पेरस 1901। फिर उसका जवाब इकोनॉमी ने दिया, बेरवदानी ने दिया, श्री मुस्फी ने दिया, वो बहुत लंबा डिबेट। तो अच्छा, तुम्हारे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा हमको यूरोपियन ट्रेवलर्स का आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलते, ठीक है। एक अंतिम प्रश्न सर सुरेश कुमार जी का हम लोग ले रहे हैं। हाँ सुरेश। दो जी प्रणाम सर। आपने सर उत्तर भारत से संबंधित या सेंटर्ड और पर्शियन स्रोतों से संबंधित सारे जो हिस्टोरियो राइटिंग है उसके बारे में सर बताया। सर दक्षिण भारत के बारे में भी, और दक्षिण भारत में जो पर्शियन का सबसे बड़ा एक कोई इम्पोर्टेंट दिखता है तो वो सर तारीखें सर अभी एक किताब हम पढ़े सर, नाम उसका भूल गए हैं, फरिश्ता सर, तारीख फरिश्ता एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन जो तारीख फरिश्ता सर लिखता है, वो एक बड़ा हिस्टोरियन जो आज का जो भारत की कल्पना, हिंदुस्तान की कल्पना, उसको वो पूरी तरह से आइडेंटिफाई करता है। तो सर उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। और इसके बाद सर नन पर्शियन स्रोत हैं, जैसे पर्शियन में अवधि में, इसके बाद ब्रज भाषा में, और हिंदी भाषा का भी उस समय डेवलपमेंट शुरुआती हो रहा है सर, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दे सर। बहुत जी सर। तुमने तो यार 5 लेक्चर का सवाल पूछ लिया, 5 भाई देखो सुन लो, तुम्हारा पहला सवाल का हम नहीं पढ़े हैं उसके बारे में। एक बात आइए, इधर बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं पर्शियन, नॉन पर्शियन सोर्सेज, और नॉन पर्शियन सोर्सेज में बहुत सारे मटेरियल्स, ठीक है, इधर बहुत काम हो रहा है, ब्रज पे हो रहा है, क्या कहते हैं, खड़ी बोली पे हो रहा है, अवधि पे हो रहा है, ये तमाम पे काम हो रहा है लगातार। एक किताब आई है अभी रजीउद्दीन अकील पार्था चटर्जी की, 7-8 साल हो गए, हिस्ट्री ऑफ वर्नाकुलर, तो उसको देखिएगा, उसमें नॉन पर्शियन इसीलिए हो रहा है ना, ठीक है। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर। तो नॉन पर्शियन सोर्सेज पे, राजस्थानी पे बहुत काम हो चुका है, मराठी सोर्सेज पे बहुत काम हो चुका है, इधर इन सब सोर्सेज पे भी काम हो रहा है भाई, पलवानों पे भी लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा और दूसरे जो ग्रंथ उस पर काम कर रहे हैं, क्या नाम है, भक्ति सेंट्स के दोहों पे और इस पे भी काम हो रहे हैं, सूफियों पे भी हो रहे हैं, ये काम अभी हो रहा है। धीरे धीरे ये एक डेवलप हो रहा है। अलीगढ़ स्कूल का एक बड़ी कमी भी रही तो उसने पर्शियन पे जोर दिया, नॉन पर्शियन पे जोर दिया। पहले लिटरेचर को सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं मानते थे, अब सोर्स ऑफ हिस्ट्री मानने लगे। पहले जो ऐसे लिटरेचर थे जिसको घासलेटी इतिहास भी कहते हैं, साहित्य कहते हैं, उसको लोग नहीं मानते थे, उस पर काम है। एक पोएट है 18वीं सेंचुरी में, जाफर जटल्ली, वो गालियां लिखता था पोएट्री में, औरंगजेब पे भी उसने बहुत सारी गालियां वाले थे, उस पर भी काम हो रहा है। मीर तकी मीर के ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा तो उसमें 200 नॉन वेज जोक्स है, उसको ट्रांसलेट कर दिया CM नईम ने पर्शियन से इंग्लिश में। तो अब हो रहा है काम, टाइम लगेगा, और हम आप लोग भी इनकरेज करेंगे, जैसे बराम कुमार ही कर रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो लोग अभी भी, हम लोग यहाँ यही हमने शुरू किया है कि भाई पंजाबी सीखना बहुत ईजी है, फारसी बहुत मुश्किल है, तो सिख गुरु पे काम करिए, भक्ति पे काम करिए, तो काम हो रहे हैं, अब धीरे धीरे करें, बढ़े, ठीक। चलिए, मोहम्मद इंतखाब आलम सर कुछ पूछना चाहते हैं। अरे यार अभी तुम लास्ट कह रहे थे, चलो ये है बस इसके। हाँ भाई इंतखाब बोले। आवाज सुन पा रहे हैं मोहम्मद इंतखाब जी? उन्होंने अपना हैंड रेज किया था सर, इसलिए मैंने अभी तो हाथ रेज। हाँ कुछ तो कम कर दीजिए भैया।
नहीं बताना। ठीक है सर, तो हम लोग मुझे लगता है कि उन तक आवाज हम लोगों की नहीं पहुंच पा रही है। चलिए तो अब वाइंड अप मैं अपने मैं आगे के वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपने सहयोगी और डॉक्टर आरती चौधरी मैम को आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और वोट ऑफ थैंक्स। ताबिर जी नमस्कार। जी नमस्कार। और बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर आपका था और बहुत इम्प्रेसिव स्टाइल थी। तो मुझे लगा कि फॉर्मल थैंक्स से पहले मैं ये बात जरूर बता दूं, क्योंकि मैं तो आपसे नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन पहली बार आपको सुनने का मौका मिला। हमसे आप सीनियर हैं। जी जी, तो पहली बार आपको सुनने का मौका मिला। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच मैम। स्मृति मैम आप कुछ कह रही थी मैम? आप अपने को अनम्यूट कीजिए मैम, सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग। हाँ हम ये कह रहे हैं कि आपने बहुत ही सब्सटेंशियल लेक्चर दिया। आपने एंशिएंट पीरियड से ट्रेस किया, पीरियडाइजेशन को बताया, इतिहास लेखन की फारसी परंपरा बताई, हाँ, सल्तनत काल के सोर्सेस, तारीख फिरोज शाही और फतवाते जहांदारी एटसेट्रा के बारे में बताया, और अकबर ने कोर्ट हिस्ट्री की शुरुआत की। अबुल फजल उसका कोर्ट हिस्टोरियन था, पर अकबर को समझना है तो बदायूनी को तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी सच्चा और निष्पक्ष इतिहास सामने आएगा। तो और आपने सर जदुनाथ सरकार की किताबों का जिक्र किया। मैंने अपनी स्टडीज के दौरान ये महसूस किया कि औरंगजेब के बारे में कोई भी धारणा बना पाना मुश्किल है। दरअसल वो पक्का अवसरवादी था, जो कभी हज करने तक नहीं गया कि कहीं पीछे शहजादे सिंहासन न हड़प ले। और प्रोफेसर इरफान हबीब की एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा और आर्थिक इतिहास पर उन्होंने जोर दिया। मतलब कुल मिलाकर आपने बहुत ही सब्सटेंशियल लेक्चर दिया और हम सभी के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और फॉर्मल धन्यवाद की ज्ञापन के लिए आरती जी तो आ ही रही हैं। आइए आरती जी और सर को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सोर्सफुल आपने भाषण दिया है। और सोर्सफुल इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इतिहास में, क्योंकि साक्ष्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं किसी भी तरीके के हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए। और सर दूसरी बात ये है कि हम लोग एक यात्रा पे हैं, हिस्टोरियोग्राफी की यात्रा पे। अभी अभी एंशिएंट की यात्रा खत्म हुई है और आपने बहुत ही हंसते हंसाते मिडिवल की यात्रा को आपने बताया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सब हम सभी के लिए बहुत ही यूजफुल लेक्चर रहा है। और बड़े ही एक धन्यवाद तो आपको एक्स्ट्रा हम अपने और अपने वर्कशॉप की टीम और महाविद्यालय की तरफ से इसलिए देंगे क्योंकि आपने ऐसे कुछ टॉपिक्स को लिया है जिनके बारे में लोग बात करने से डरते हैं, हम लोग भी बात करने से डरते हैं। तो ये जो वैचारिक मंथन वाली स्थिति आपने आज बनाई है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही हमारे विद्यालय की प्राचार्य और प्रबंधिका महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके प्रेरणा से, जिनके गाइडेंस से हम लोग इस तरह के वर्कशॉप का आयोजन करते हैं और सक्सेसफुली उसको उसके वैलिडिटी तक लेके जाते हैं और फिर उसके इम्प्लीकेशन को भी हम अपने स्टडी में लेके आते हैं। तो उनका भी धन्यवाद। स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बिना तो कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट ही नहीं हो सकता है, तो उनका भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने बहुत पेशेंसफुली यहाँ पे लेक्चर को सुना है। क्वेश्चन आंसर का जो सेशन हुआ उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो आप सभी का
महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुखद सूचना है, आज हमारे महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर पुष्पलता प्रताप जी का देहावसान हो गया है। ये सूचना अभी अभी हम लोगों को मिली है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग 2 मिनट के लिए उनके लिए कॉन्डोलेंस रखें, मौन धारण करें, उसके बाद हम लोग अपना वर्कशॉप को समाप्त करें। लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए हम लोग। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ आज का सत्र यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग कल फिर टेक्निकल सेशन 12 बजे से शुरू करेंगे, उसमें आप सभी का स्वागत। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इंफॉर्मेटिव लेक्चर सर। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। आज का जो बाय सर, प्रणाम सर। थैंक फीडबैक फॉर्म आप सभी के पास अभी चला जाएगा, तो उसको आप लोग केयरफुली बहुत अच्छे से भर के और जल्दी से भेज दीजिएगा विद इन टाइम लिमिट। ठीक है, ओके यू। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।